अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम फ़हद, बहुत बहुत मुबारक थैंक यू। किस चीज़ की? इस सेटअप की। आई एम लविंग इट। हाँ, यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम हियर एंड हाँ, थैंक यू फॉर प्रेजिंग दिस। और खैर बिस्मिल्लाह तो आपसे ही करना चाह रहे थे हम, लेकिन बिजी हो चुकी हैं आप मुझे याद है। माशाल्लाह। माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह, यस। बड़े बड़े पॉडकास्ट पे जाने लगी हैं, अब हम ये गरीब खाने को क्या आप टाइम नहीं देंगे? नहीं, मैं तो आपको पता है, आप जब कहते हैं मैं रेडी हो हाँ, जाती हूँ। ये तो है। और अभी तक तो यासिर भाई नहीं आए यहाँ पे। आई हैव बीन वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि वो आएंगे तो और हम थोड़ा सा गरमा देंगे माहौल को। हम्म। आपको अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि काफ़ी गैप के बाद जो हम बातें करेंगे वो बहुत सारी हम रिकनेक्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बीच में आपके ज़ाहिर है कोचिंग क्लाइंट्स भी आपके बढ़े हैं, फिर आपकी और अपीयरेंसेस भी बढ़ी हैं हाँ जिस जी। पे आपने कुछ नई चीज़ सीखी है। हम्म। तो एक अच्छा गैप है ताकि हम उन चीज़ों को रिविज़िट कर सकें नए एंगल से। मैं असल में स्टार्ट करना चाहूँगा कि मैंने जब आपसे हम लोगों की बात शुरू हुई थी तो आप रिलेशनशिप कोचिंग में थी, सही है। आप कहीं ना कहीं यू आर नॉट क्लियर कि आपको क्या करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा यार इमोशनल वेलबींग की जहाँ तक बात आती है तो हम रिलेशनशिप कोचिंग की बात करते हैं, हम्म। बट वक्त के साथ साथ यू स्पेसिफाइड योर सेल्फ फॉर द प्री मैरिटल कोचिंग, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अगेन ये जो मैरिड कपल्स हैं उनकी कोचिंग पे बिल्कुल। आई, और फिर मेरा ख्याल से अभी एक एस्पेक्ट बाकी है जो तकरीबन 50-50 40-40 साल से शादी में है और आगे चले गए, शायद उसको टच अपॉन आपने किया होगा या रेयरली किया होगा या जो भी किया होगा। तो मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये तीनों स्टेजेस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत दो अच्छा। स्टेजेस पे तो आप हैं, सही है। बाकी उसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके वो भी हम साथ साथ बिल्कुल स्विफ्टली ठीक डिस्कस है। करेंगे। तो मुझे बताएं, जैसे मैं बात करना चाहूँगा बड़ा रीसेंट कुछ ऑब्जर्वेशन से, मैंने एक और पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि प्री मैरिटल कोचिंग वाली बात से जब डिस्कस करते हैं कि भाई हाउ इट स्टार्ट्स, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था आपको जो आपने कहा कि नहीं यार ये कपल कोचिंग तो मैं कर रही हूँ लेकिन ये मसले तो वहाँ से स्टार्ट हुए थे तो वहाँ जाना चाहिए। तो अगर मैं एक ऐसे मसले की बात करूँ जो मैंने तकरीबन कोई मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में देखा है आजकल, वो ये है कि यार शादी की, पसंद की शादी की, माँ बाप के ख़िलाफ़ गए, बहुत पापड़ बेले, 2-3 साल लगे, बहुत इश्यूज़ आए कि नहीं जी मैं तो मर जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा, मुझे शादी करनी है। हाँ। अम्मा मना कर रही हैं क्योंकि अम्मा को कहीं हम्म। न कहीं पता है कि भाई ख़ानदानी मैच नहीं है। अम्मा हम्म। को पता है सोशली और कल्चरली हम लोग नहीं कर पाएँगे कुछ, हम्म। क्योंकि देखें अम्मा-अब्बा तो विज़डम होता है ना कुछ उनके पास, उन्होंने आपको हम्म। पाला है, तो उनको पता है कि यार ये बंदी से हम शादी क्यों नहीं करना चाह रहे अपनी बेटी की, क्योंकि ये मसले हैं। या अम्मा को ये पता होगा मेरी मेरी नहीं बनेगी शायद उससे, हो सकता है। तो ये भी विज़डम है हाँ। ना, ये भी हाँ। अच्छी चीज़ है क्योंकि हाँ। आप बेसिकली बेटी को अपने घर लेकर आ रहे हो। हम्म। कर तो लेता है आदमी, उसके बाद दूसरे दिन ही आंखें ऊपर रख के बोलता है कि भाई अब जो कुछ है ये अम्मा है, इनको आपको एड्रेस करना है, सब कुछ करना है। ऐसा ही है। सही है। तो ये क्यों होता है, मतलब ये प्री मैरिटल कोचिंग का पार्ट होना चाहिए था कि भाई तुम जो इतना मर रहे हो अभी किसी को लाने के लिए, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो कि उसकी इंडिपेंडेंस जो अभी है, तुमने वो सारी चीज़ें देख ली हैं कि यार उसका वाइट क्या है, उसका ब्लैक क्या है। हम्म। अब उसको देख के तुम घर पे लेकर आ, तुम बोलो भाई तुम्हारा ब्लैक एंड वाइट जो भी था वो ग्रे हो जाना चाहिए मेरी माँ के सामने, और उस माँ के सामने जिसके अगेंस्ट आप गए हो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार वो उसको सही से ट्रीट करेगी। हाँ। ये थोड़े से बहुत इश्यूज हैं जो मुझे नज़र आते हैं, बस दे आर रिलेटेड टू प्री मैरिटल कोचिंग। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? ओके, सो लेट्स बिगिन विद कि आपने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बीच में यूज़ किया, रेडी। सो अक्सर यंगस्टर्स बोलते हैं ओह आई एम मैडली इन लव विद दिस पर्सन, बस ये तो जुनून की हद तक मुझे इनसे इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, जो भी अल्फाज हम यूज़ करते हैं। इंतहाई फिल्मी एक्सपेक्टेशन होती है उस वक्त, तो आप ना सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करके सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है। मुझे याद पड़ता है मेरी भी जब लव मैरिज हम अरेंज कर रहे थे तो उस वक्त भी यही हुआ था। मेरे भी मियाँ ने कहा था कि भाई तुम तो मुझे हर हाल में पसंद हो, जो कि सीरियसली आप सोचो ना 5 साल हमने साथ पढ़ा तो उसने मुझे हाँ, हर हशर में देखा, सही बात, पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, पिंपल्स निकले हुए हैं, ये वो, सही बात। ठीक है। तो कभी ये ख्याल नहीं आता था कि बनावट के ऊपर या किसी के शक्ल सूरत पे उस तरह से कमेंट करें। भाई आपको शख्सियत पसंद आ रही है, हाँ, एक शख्स का पोटेंशियल दिख रहा है कि यार वी कैन ग्रो टुगेदर, वी कैन बी टुगेदर, हम एक टीम की तरह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से लोग ये नहीं सोचते, वो इंस्टेंट क्या करते हैं, फिल्मी प्यार करते हैं। वो कहते हैं हाँ बस पालूं इसे। हाँ, मतलब आप बिगिन करते हो केमिस्ट्री से, राइट, इन्फैचुएशन से। इन्फैचुएशन कह लो, आपको क्रश हो गया। अब क्रश की हद तक सही है, वरना ठीक है। लाइफ क्रश हो जाती है। हाँ, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, जब आप असल जो मामला आता है वो आता है वालिदैन से बात करनी। अब
ठीक है। सो बहुत से लोग टालते हैं। हाँ। घर पे बात नहीं कर रहा, घर पे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबको अपने अपने घर के हालात थोड़े से पता होते हैं कि जी हाँ हो सकती है कि ना हो सकती है। जब ना होती है और अक्सर ना हो जाती है, किस बेसिस पे होती है? फायद हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मैच मेकिंग होती है, ठीक है। सो मेरा सवाल पहले ये होता है, लड़के से भी लड़की से भी, शादी किसके लिए करनी है? अपने लिए करनी है, अपनी अम्मा के लिए खद्दामा लाने के लिए करनी है, घर में एक मासी ऐड करनी है? मैं थोड़ा सा हार्शली इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जरूरी questions है। घरेलू काम कभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि जी ये खाली मासी के करने के काम है या आप अपने लिए वो रखो। मकसद इसके पीछे ये है कि जब आप एक बंदी में पोटेंशियल देख के उसको लाते हो तो उसको उन चीज़ों में बाउंड ना करो जो उसके वहम गुमान में नहीं है। उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या देख रहे हो आप? वहम गुमान का मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया बिकॉज ये चीज़ें शादी से पहले आज भी डिस्कस नहीं होती। प्री मैरिटल कोचिंग जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था, आपने मुझसे पूछा क्यों ना बताई ना, क्यों ये इस तरफ गई आप? क्योंकि जो कपल्स मेरे पास एडवाइस ले रहे थे, जो कपल्स मुझसे कोचिंग ले रहे थे, जो इवन गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स वाला प्रोग्राम जो मेक मैरिज वर्क है वो उसके लिए साइन अप कर रहे थे, सब की जो बिलीफ सिस्टम था, सबकी जो एक होता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, आप जब नीचे जाते हो आप बातें समझते हो कि अच्छा ये किस एंगल से आ रहा है, ये किस पर्सपेक्टिव से आ रहा है। ऐसा कोच आपको पूछना चाहिए बिकॉज आप कभी किसी को गलत या सही नहीं कहते। सही बात, राइट? उनका पर्सपेक्टिव उनके लिए सही है, उनका सच उनके लिए सही है, ठीक है। तो आप मीडिएट कैसे करोगे? आपको ये देखना पड़ता है वाई आर दे सेइंग दिस, व्हाट इज मेकिंग देम से दिस। जब आपको उनका बिलीफ सिस्टम पता चलता है तब आप कोर पे जाते हो। अच्छा इंटेंशन क्या है, क्यों, वाई आर टू पीपल नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग? दो लोग, वालदा हुई इनकी बेगम हुई या मियाँ बीवी हुए, फादर इन लॉ एंड कोई और कनेक्शन, इस तरह जो घर में यूनिट जो बनाएंगे लोग, घर की यूनिट जो लोग बनाएंगे उनमें अगर जहनी हम आहंगी नहीं है तो आप कितनी भी एजुकेटेड फैमिली हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी गाड़ी बंगला वाले, वो सब साइड में हो जाता है। सही बात है, ठीक है। क्योंकि आप सबको इन द कोर ना, जितने लोगों को मैंने अभी तक कोच किया उन सबको चाहिए सुकून, उन सबको चाहिए हंसी मजाक, गिगल करते हुए बच्चे और अच्छा माहौल। तो उस माहौल में आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच के शादी कर लेंगे कि जी मुझे तो इनसे प्यार हो गया और बाद में आपके सामने खुलना शुरू होंगी उनकी बैगेज, उनके मसले, उनको इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, पहले से आपको तुम्हें तो पता। मज़ेदार बात सुने फहद, एक खातून कहती हैं कि जी जब मेरी शादी हुई तो मेरे मियाँ इतने ज़्यादा गुस्से वाले नहीं थे, लेकिन मैं सुनती थी इनके बहन भाई से कि जी ये गुस्से वाले। ओके, चेक भी नहीं किया। बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा मेरे ऊपर तो इतना प्यार और इतना गिफ्टिंग और इतना सब कुछ, फ़ोन पे लंबी लंबी बातें, और उसके बाद जो है मुकाम से ऐसे लगे हैं कि घर आने के बाद उनको फुर्सत ही नहीं होती, टाइम नहीं मिलता। और जब बोलो कि भाई अच्छा मुझे भी कभी पूछ लो, यानी मेरे पे भी तवज्जो दे दो, तो उनको ये होता है कि जी क्या तुम हर वक्त ये बोलती रहती हो, तुम्हारे लिए ही तो निकलता हूँ करता हूँ। बड़ी कैजुअल, बड़ी नॉर्मल, बड़ी हर घर वाली बात है ये। सही, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मज़ेदार बात है, मैंने कहा अच्छा चलें मैं आपसे वादा करती हूँ ये आपको आधा घंटा दे देंगे, उस 24 घंटे में से आधा घंटा जो आप लेंगी उस आधे घंटे में करेंगी क्या? और वो वहाँ खामोश हो गई। किसी की सोच वहाँ तक जाती नहीं कि जब तुम्हें टाइम मिल जाएगा एक साथ तो तुम दोनों क्या करोगे, क्या बात करोगे। इट इज़ नॉट फिजिकल इंटीमेसी दैट दे रिक्वायर, इट इज़ द इमोशनल कनेक्शन दैट दे रिक्वायर। आप मुझे बताएं फहद, क्या चीज़ है जो शादी को कामयाब करती है? ज़हनी सुकून एक दूसरे की तरफ से। वो तो एक्सपीरियंस के बाद मिलेगा ना। तो क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनको आप गेज करेंगे? कब आप तय कर सकते हैं कि जी इनके साथ ज़हनी सुकून मुझे मिल जाएगा, हाँ ये बदतमीज़ भी हैं, हाँ ये दूसरों बातें सुना भी देते हैं, गुस्से वाले भी हैं, कैसे पता चलेगा? मुश्किल सवाल है ना। शादी को सक्सेसफुल क्या चीज़ें करती हैं? आप एक दूसरे का फाइटिंग स्टाइल सीख लें, लर्न अबाउट योर फाइटिंग स्टाइल। आप पूछ सकते हैं ना पहले से, अच्छा जब तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है तो तुम क्या करते हो, या तुम जब सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हो तुम क्या करती हो, गुस्सा कैसे निकालती हो?
गुस्सा आता भी है, बहुत से लोगों को गुस्सा नहीं आता मेरे भाई, बहुत से लोग गमगीन हो जाते हैं, बहुत से लोग इतने खौफजदा हो जाते हैं कि वो अपने आप की बात वॉइस नहीं कर पाते, वो सटपटा जाते हैं और वो जी अच्छा कह के चुप हो जाते हैं, सप्रेस और रिप्रेस कर लेते हैं अपने इमोशंस को, या फिर ऐसे लोगों को बताते हैं जो उनका कुछ हल नहीं निकाल सकते। ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, मैं किसी को समझा रही थी, कि यंग बच्ची को समझा रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे इर्द गिर्द सपोर्ट सिस्टम है, उनका सपोर्ट सिस्टम है, उनकी बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके भाई साहब हैं, उनके एक दो और लोग हैं जिनसे वो बहुत नज़दीक हैं, और जो बातें वो मुझसे करी थी ये बातें उन तमाम लोगों को मालूम है। ठीक है, तो वहाँ काउंसलिंग हो चुकी ही समझे, हर एक ने अलग अलग मशवरा भी दिया है। अब ये कंफ्यूज है कि किसके मशवरे पे अमल करें, जिसके मशवरे पे अमल करेंगी अगला नाराज़ हो जाएगा। क्या वो, मेरा उनसे सवाल सिर्फ ये था, क्या आप प्रोफेशनली ट्रेंड लोगों से बात करी थी, क्या आपका भाई भैया किसी किस्म की भी साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड रखता है, NLP किया हुआ है, कोचिंग किया हुआ है, कुछ भी, नो, बेस्ट फ्रेंड नो, भाभी नो। जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया था, जो उनसे हमदर्दी भी कर रहे थे, सो हमदर्दी करने के चक्कर में उनको अटेंशन तो मिल गई थी और वो सपोर्टेड फील कर रही थी, बट हो रहा क्या था, कन्फ्यूजन ये आ रही थी कि वे फॉरवर्ड ही नहीं था। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? You need to take the decision. Do I want this for myself? Am I going to put the effort in? आपने खुद भी तो एफर्ट लगाना है ना। आप इस उम्मीद पे तो नहीं गाड़ी चला सकते कि जी अगला बंदा जब तक नहीं बदलेगा, अगला बंदा जब तक नहीं करेगा, मैं यहीं खड़ी हूँ। ऐसे ही है। You will either grow together or you will grow apart. शादी से पहले ये चीज़ें अगर चंद चीज़ें अगर तय हो जाएं तो कम से कम आगे का लाहे अमल तय हो सकता है। क्यों लोग अभी भी, और लड़कियां फिर भी इन्वेस्ट करती हैं, लड़के क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे अभी भी? क्योंकि हमें तो नहीं लगता ना कि कल मेरी बेटी ने मुझे कहा क्या कि पापा आप अपने इमोशनल चीज़ें क्यों लगाते हैं इंस्टाग्राम पे या कुछ। हाँ। तो मैंने कहा इमोशनल का मतलब, बोले नहीं, थोड़ा सा लगता है इमोशनल तो लड़कियाँ होती हैं ना, मतलब थोड़ा सा फील करती हैं, कुछ करती हैं, तो ये उसकी प्रोग्राम है ना। बेटा तुम्हें किसने कहा इमोशनल लड़कियाँ होती हैं? मैंने कहा तुम्हारा बाप भी इमोशनल है, तो आई फील फॉर यू गाइज, आई क्राई एंड आई लव यू। तो ये सारी इमोशंस ही तो हैं। इमोशंस का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ रोना धोना इमोशनल होता है। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मुझे ये लिटरली लोगों को बताना पड़ता है, स्पेशली हस्बैंड्स को, कि अपनी बीवियों को इमोशनल है बहुत लेबल ना किया करें, राइट? मेरी बीवी बड़ी इमोशनल थोड़ी है, या मेरी बीवी इमोशनल है, या मेरी बीवी हर वक्त PMS करती रहती है। सो माई पॉइंट वॉज, ज़रा सा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ आए। बट व्हाट इज सेल्फ अकाउंटेबिलिटी? यार जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल वाली बात आपसे स्टार्ट की ना, कि अगर मेरी माँ जो कुछ है, मेरी माँ का ध्यान करो, या मेरी माँ अल्टीमेट अथॉरिटी है, जिस वक्त तुम्हारी बेगम माँ बनी उस वक्त वो भी तो अल्टीमेट अथॉरिटी हो गई है। मेरे लिए अकाउंटेबिलिटी ये है कि कहीं ना कि अपने बातों को जस्टिफाई तो करो अपने एक्शन से, कि अगर तुम्हें ये था कि भाई मेरी माँ की कोई अथॉरिटी है क्योंकि उसने पाला है हमें, तो अब तुम्हारी बेगम भी माँ बन चुकी है, तो अब उसकी भी एक अथॉरिटी है, तो तुम्हारे वर्ड्स में एक्शंस कहाँ पुट हो रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी ये होता है कि भाई अपने वर्ड्स में एक्शंस पुट करो, अदरवाइज तुम्हारे वर्ड्स खोखले हैं मेरे लिए। इसका मतलब है तुमने बस एक कंस्ट्रक्ट है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, जिसके पीछे तुम जा रहे हो। हाँ ठीक है, मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी को आपकी ऑडियंस के लिए अगर बिल्कुल डम डाउन कर दूँ तो ये होगा कि यार जो तुमने कहा है तुम उसी पे चल रहे हो, हाँ। लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट बदल के अपनी, जिस तरह लोग जो हैं वो रिलीजियस सेइंग्स को अपनी मर्जी से यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्टिव चीज़ें निकाल लेते हैं। वो उस तरह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी अगर मैं अक्सर बोलती हूँ ताली दो हाथ से बजती है, राइट? आपको यहाँ से बोलेंगे एक हाथ से बजा के भी दिखा देंगे वो, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। मेरा मियाँ इस तरह मस्तियाँ करता है। बट ताली दो हाथ से बजने का मतलब क्या है कि एक हाथ तुम्हारा भी है उसमें। सो तुम्हारा जो तुम कर रहे हो या कर रही हो उसको एक्नॉलेज करो। एक फड्डे में, एक कॉन्फ्लिक्ट में या एक कॉन्वर्सेशन में सिर्फ मुझे ये मत बताओ उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसने जो भी कहा, उसने जो भी किया, वॉज इट अ रिएक्शन? देखिए मेरे पास अक्सर क्या होता है फहद,
बड़ी तवील बात हो जाती है, इन्होंने मेरे साथ यूँ किया, उन्होंने मेरे साथ यूँ किया, इसने मुझे यूँ बोला था, उसने मुझे, लंबी कॉन्वर्सेशन। इट इज़ जस्ट इधर से बॉल उधर गई, उधर से बॉल उधर गई, ये बॉल है ब्लेम, ठीक है। फिर मैं उन्हें कहती हूँ नहीं, ये बॉल नहीं है, ये एक कॉइन है, इस कॉइन की उस तरफ से अगर तुम्हें चांद सितारा दिख रहा है तो वो भी सही है, और इस तरफ से तुम्हें 5 दिख रहा है तो वो भी सही है। दोनों बेवक्त सही हो सकते हैं, बट अपनी बात करो। तुमने क्या कहा था जिसके रिस्पॉन्स में ये आया था? एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर हैपनिंग। यू कैन नॉट टॉक अबाउट, आप खाली रिएक्शन की बात नहीं कर सकते। व्हाट कॉज दैट रिएक्शन? कोई सामने वाले बंदे, अगेन इतने आसानी से लोग बोल देते हैं फलाना पागल है, दिमाग का स्क्रू ढीला है, कहते हैं ना, हाँ। ये तो जाहिल है, ये तो पागल है, ये तो ऐसे। जब बोलने पे आता है कोई, देखो उस वक्त गुस्सा आ चुका, आपने गुस्से में आपके मुंह से निकल गया ये चीज़, बट एक्चुअली व्हाट आर यू सेइंग? दैट पर्सन इज़ नॉट स्टूपिड, दैट पर्सन इज़ नॉट पागल, दैट पर्सन इज, उसका दिमाग ख़राब नहीं है। अगर उसने कुछ बात बोली है, परहैप्स उसको ये नहीं कहना आ रहा कि मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। सो हम जिस तरह बच्चों के लिए करते हैं ना कि उनके लेवल पे जाके बात करनी पड़ती है, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें कि आप किसी मुख्तलिफ़ तरीके से सिखा सको, मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी बात कर सको। अक्सर मुझे, मेरे दोनों बच्चे मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ हैं, मुझे दोनों बच्चों के लिए डिफरेंट तरह से बात करनी पड़ती है, बट इसके लिए आपकी सेल्फ अवेयरनेस हाई होनी चाहिए, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए। कुछ दिन पहले मुझे आपकी बात से याद आया, सेंसिटिविटी पे बात हो रही थी। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, 22-23 साल का था शायद, तो वो कह रहा था मेरी एक वीकनेस है कि मैं सेंसिटिव बहुत हूँ। तो मैंने कहा सेंसिटिविटी वीकनेस कब से हो गई भाई? सेंसिटिविटी का मतलब बताएं। हाँ, तो वो मतलब मैं बहुत सेंस कर लेता हूँ, अपने ऊपर ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मैंने कहा तो भाई तुम्हें पता है कि सेंसिटिविटी कितनी बड़ी पावर है? हाँ? मैंने कहा फॉर एग्जांपल राह चलते हुए किसी बिल्ली के बच्चे को किसी ने लात मार दी, दुख होगा ना? दुख होगा। तो ये सेंसिटिविटी है ना। तो अगर ये है तो ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? तो तुम क्या चाहते हो कि लात मार के गुजरा तुम्हें कुछ फील ना हो? उसने क्या तो कहा? कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं चाहता मैं। तो मैंने कहा तो ये अच्छी चीज़ हुई, बुरी चीज़ हुई? तो कहता है अच्छी चीज़ हुई। तो मैंने कहा भाई अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों में कन्वर्ट करके अपने आप को उल्टे सीधे नैरेटिव मत दो ना। सेंसिटिविटी इज़ गुड, क्योंकि ये होगा तो आप किसी को सेंस, किसी की वेलबींग को कि यार इसकी वेलबींग के लिए काम करना है, इसको यहाँ तकलीफ हो रही है, लेट्स बी सेंसिटिव टू दिस एंड वर्क इट आउट। फाद कितनी अच्छी बात की आपने। अक्सर अल्फाज का इस्तेमाल जिस मीनिंग के साथ दिया जा रहा होता है, हमें वो मीनिंग पता भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। हम सेंसिटिविटी को जहाँ अच्छा कह रहे हैं, बेसिकली उस सेंसिटिविटी में बहुत सारी एलिमेंट्स आ गए ना। जो ये बिल्ली वाला एग्जांपल आपने दिया, इसमें एम्पैथी आ गई ना। एम्पैथी और सिंपैथी का फ़र्क बहुत से लोगों को नहीं पता, ठीक है। सो जब हम इसकी बात करते हैं, अगेन आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं ना, आप नोटिस करेंगे कि किसी ने भी अगर आपसे उस लम्हे में कुछ सीख लिया है, उसको याद रखेगा। क्यों याद रखेगा? बिकॉज उससे उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। यही तो लेगेसी है। ठीक है। मुझे एक लड़के ने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की थी, उसको मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी कुछ समझाने में। वो बेहतर हो गया। अब आपको पता है मैं कोई फाइनेंशियल कोचिंग नहीं करती, ना मैं बिज़नेस कोचिंग करती हूँ, ना मैं उस तरह के आइडियाज़ वगैरह देती हूँ। मेरा तो रिलेशनशिप से ही ताल्लुक़ है। बट रिलेशनशिप विद सेल्फ में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। रिलेशनशिप विद सेल्फ में आपका अपना, अगर आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, या मैं ये नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। ये भी तो आ जाता है ना कि आपने अपने दिमाग में एक आइडेंटिटी बनाई हुई है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। तो यार क्या वो आइडेंटिटी तुम्हें फ़ायदा दे रही है? तुम्हें किसने कहा कि तुम इससे चेंज ग्रो नहीं कर सकते? ये जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, अगर मतलब उस आइडेंटिटी में कोई फिक्स तो नहीं है ना भाई। मैं रिलेशनशिप कोचिंग से पहले, मैं रिलेशनशिप कोचिंग से पहले न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट, उससे पहले वेलबींग कोच, कई टाइटल्स यूज़ करती रही हूँ ना अपने लिए। आपने तो देखा है 6 साल में मैंने क्या टाइटल्स यूज़ किए हैं, राइट? बट कमिंग बैक टू रिलेशनशिप कोचिंग, उस शख्स की रिलेशनशिप अगर अपने साथ अच्छी नहीं है, तो वो जो एनर्जी अपनी कैरी कर रहा है वो नेगेटिव है। अगर वो एनर्जी नेगेटिव है, क्या क्या हो सकता है उसके साथ? वो बर्नआउट हो सकता है, उसको अपनी वेलबींग का ध्यान नहीं होगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, सेल्फ लव बिल्कुल नहीं होगा। सेल्फ लव नहीं होगा तो सेल्फ वर्थ नहीं होगी। ये वो तमाम चीज़ें जो शख्सियत में निखार ला सकती थी, जो कि अब नहीं है। अगर हम इनको ट्वीक कर दें, किसी को पर्सनल डेवलपमेंट में इस तरह से हेल्प कर दें,
कितना वक्त लगा उसको, साल लगा। साल बाद उसने मुझे अप्रोच किया और इतना ग्रेटफुल, मुझे याद भी नहीं था फहद, उसने मुझे कहा डॉक्टर सना आपने चंद बातें कही थी, वो चंद बातें मैंने अप्लाई की। फ़र्क एप्लीकेशन का है। ऐसे कई लोग बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे इस तरह के अच्छी बातें कहने वालों को सुनते हैं, सुन के क्या करते हैं? आपको पता है मैं आज तक अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ मेरे और फहद की जाके पॉडकास्ट देखें, उसमें से इनसाइट्स लें और लिखें, बिकॉज वी आर एजुकेटिंग पीपल। अगर हम एजुकेट कर पा रहे हैं, ये तो हमारा तो सदका जारिया है, किसी का जिसका फ़ायदा होगा वो आगे ट्रिकल डाउन अपने बच्चों में कर सकता है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो मैंने नोट किया है अपने साथ भी और लोगों के साथ भी। बहुत दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि यार हमारे ख़ानदान के अंदर या दोस्तों में से कोई हमसे अच्छी बात कर ले या कोई लेसन दे दे, नहीं होता। या फिर अगर वो दे भी रहा होता है ना तो हम इतना टेक फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ होती है ना कि हमें लग नहीं रहा होता कि यार ये कोई अच्छा मशवरा है। फहद लेकिन वही चीज़ किसी और से सुन के आदमी बोलता है कि यार ये चीज़ अच्छा मेरा बेगम के साथ इस तरह का है कुछ ना, कि भाई फॉर एग्जांपल एक बंदे के मैंने कुछ सुना, मैंने जाके उसको बोला, मैंने कहा यार बोले मैं यही तो बोलती थी, अब तुम्हें सही बंदा टकराया है, इसने बताया ना तुम समझ जाओगे। तो मैंने कहा यार ये होता है, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये भी मसला है कि बहुत दफ़ा आप मल्टीलेटरल जगहों से पॉडकास्ट सुने, बहुत सारी चीज़ें देखें, बुक्स पढ़ें, लोगों से बात करें कि अगर बात किसी और से समझ में नहीं आ रही है आपको, किसी और पर्सपेक्टिव से आ सकती है। तो बी ओपन टू द आइडियाज़, बी ओपन टू अदर पीपल। मसला पता है क्या है? मसला ये अक्सर ये हो जाता है कि आपने बात सुनी तो, बट वो सुनी इसलिए ताकि आप वापस जवाब दे सको, आपने उसको समझने के लिए नहीं सुना। सही बात है। या फिर उस बंदे से रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या हैं? फहद आज तक, और ये आपकी ऑडियंस बताएगी कौन कौन और हाथ रेज कर सकते हैं वो कमेंट्स में, कि कितने लोग हैं जो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए बात करते हैं शुरू की चंद मुलाकातों में। हाँ खुलते ही नहीं, बताते ही नहीं, असल बात जो करनी है वो करते ही नहीं, कमिटमेंट करते हुए घबराते हैं। आपने नहीं सुना सिचुएशनशिप? हाँ क्या होता है ये सिचुएशनशिप? हाँ, मैंने आजकल ही सुनना शुरू किया है ये। मेकिंग द बेस्ट ऑफ सिचुएशन, यही होगा। सिचुएशनशिप इज मोर लाइक वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप बट आई माइट कंसिडर यू। ओह, तो अब वेटिंग आप लिस्ट पे रखा है आपने? वेटिंग भी नहीं है, यू आर गोइंग आउट, यू आर बीइंग एंटरटेन्ड, आप इंजॉय कर रहे हैं अच्छा, दूसरे की डिपेंडिंग कंपनी। ऑन सिचुएशन के हम क्या कर रहे हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि इनडिसाइसिवनेस है ये। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इनडिसाइसिवनेस इसलिए क्योंकि आप अपना भी और किसी और का भी वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक डायरेक्शनलेस मिसाइल हैं आप, एनर्जी तो लग रही है ना। वेरी ट्रू। डायरेक्शनलेस मिसाइल होना कितना नुकसानदेह हो सकता है। आप गलत रिलेशनशिप में फंसोगे क्योंकि आपको अटैचमेंट स्टाइल्स का पता नहीं है, अपनी पावर का पता नहीं है, आप सेल्फ अवेयर नहीं है। उस गलत रिलेशनशिप से जब अगर आप छूट गए, निकल गए, तो लेटिंग गो इज़ डिफ़िकल्ट। एंड देन विदाउट रिकवरिंग फ्रॉम दैट, विदाउट, बगैर प्रोफेशनल हेल्प लिए, बगैर सीखे कि यहाँ मिस्टेक क्या हुई थी अपनी, यू अटैच टू समवन एल्स, then you will attract similar people again. So Vicious cycle. एक गलत रिलेशनशिप पे दूसरा गलत रिलेशनशिप पे तीसरा गलत रिलेशनशिप, उनको कान ही नहीं होते कि मैंने ये पैटर्न ब्रेक करना है। दुनिया में बुरे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बुरे, मुझे बुरे लोग टकरते हैं। पीपल से दैट ना, क्यों यार? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फहद, आप जानते हैं मेरी, चलो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ ऐसी नहीं है, काम की वजह से, नेटवर्किंग की वजह से मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे तो अच्छे लोग मिल रहे हैं भाई। मेरे नज़दीक तो दुनिया एक अच्छा सेसपूल है। मेरी चॉइस है कि मैं किससे इंटरेक्ट कर रही हूँ, किससे एनर्जी शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं खुद हैंड पिक कर रही हूँ, सही बात है, तो वो तो मेरे अपने मेरी decision जिम्मेदारी है ना कि मैं किससे मिल रही हूँ, कितना शेयर कर रही हूँ। और मेरी प्रोग्रामिंग का नतीजा है वो। और इस प्रोग्रामिंग में अगर बाउंड्रीज नहीं है तो मसला होगा। वो एक्सपीरियंसेस से आता है। बाउंड्रीज इज अ स्किल, आप सीख सकते हैं। हर वो चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ स्किल, आप सीख सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सीखी जा सकती है। एवरीथिंग दैट हैज़ टू डू विद EQ, एम्पैथी हो गई, सोशल स्किल्स हो गए, मोटिवेशन हो गई, ये सब चीज़ें तो सीखी जा सकती है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने भी पहले, मुझे नहीं आता था ना पहले, आई इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ बिकॉज आई न्यू दिस इज गोइंग टू टेक मी फॉरवर्ड। और आपने जो डायरेक्शनलेस मिसाइल वाली बात की ना, बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि असल मसला ही डिसीजन मेकिंग का है और कुछ नहीं है।
आपने वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ सिर्फ वन डिसीजन अवे है डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री से। आप 36,000 से ज़्यादा डिसीजंस एक दिन में लेते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस मिला के। तो एक कॉन्शियस डिसीजन अपने लिए ग्रोथ का तो ले ही सकते हैं ना। एक बड़ा अच्छा एक द बोरिंग साइकोलॉजिस्ट के नाम से एक शायद आपने देखा हो, विद द थिक मस्टैच, वो बंदा बात हाँ करता जी। है, तो अच्छा बंदा है। मैंने उसकी अभी कुछ दिन पहले एक रील देखी, मुझे अच्छी लगी कि यार हम लोग बड़ा हंसी खुशी रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही अम्मी आती हैं तो फड्डे शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल सास आगे रहने के लिए तो फड्डे शुरू हो गए, कुछ हो गए, और ये ना पैटर्न एक चलता रहता है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि मसला कहाँ से आ रहा है? फॉर एग्जांपल अगर अम्मी हैं तो अम्मी से कम्युनिकेट किया है आपने कभी कि ऐसा होता है तो थोड़ा सा आप बिहेवियर को चेंज करें, थोड़ा सा उनसे बात करें बैठ के, क्योंकि अम्मी तो बेचारी खामखा बदनाम हो रही हैं, लेकिन क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपने डिसाइड नहीं किया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई अम्मी जो भी करेंगे ना, जैसे भी करेंगे ठीक है, हमारा रिलेशनशिप भले उससे ख़राब होता रहे। अब वो अगर 2 महीने के लिए आई हैं, उसके बाद 2 साल के लिए आप ठीक हैं, फिर दोबारा 2 महीने के लिए आई, तो भाई ये भी तो डिसीजन है, ये भी तो इनडिसीजन है कि आप चीज़ों को पे द प्राइस ऑफ इनएक्शन। इनएक्शन। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे वो भी याद आया कि यार ये भी तो इनडिसीजन है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार अगर कोई चीज़ है और आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है, फिर आप अपने डायनामिक से बच्चों को भी क्या कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई आप जहाँ जाओगे, आपकी लाइफ कोई भी किस तरह भी डिक्टेट कर सकता है, आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके बड़े हैं। फहद, आपने सेक्रीफाइस का लफ्ज़ यूज़ किया। सो हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि जी सेक्रीफाइस जो है, मैं ये कहती हूँ, लव इज़ नॉट इक्वल टू सेक्रीफाइस। एंड एज अ कोच आई ऑलवेज से ट्राई टू क्रिएट विन विन सिचुएशंस। सो विन विन सिचुएशन कब क्रिएट होती है? when you are trying to make that marriage work, you're putting in the effort। आप अपना 10% भी डालो, लेकिन डालो effort, ठीक है। what will, वो effort दिखता कैसा है, वो effort सुनाई कैसा देता है, वो effort महसूस कैसा होता है, ये उस तक तो पहुँचे जिसके लिए वो effort लगाया जा रहा है। अपने लिए कितना effort लगा रहे हो, अपने लिए आप कितना effort लगा रहे हो, क्या उसकी like उसको encourage करने, एक होता है shame करना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम शेमिंग का है ना हमारी लैंग्वेज में। चाहे आप उर्दू बोल रहे हो, चाहे आप कोई भी ज़बान बोल रहे हो, अगर तलखी है, वो तलखी क्या है? तलखी दिखती नहीं है, तलखी सुनाई देती है, महसूस होती है, महसूस की जा सकती है। कोल्ड शोल्डर क्या है? किसी से नॉन वर्बल क्यूज हैं ये तो। सो हम खाली वर्बिएज पे नहीं जाएंगे कि अम्मी ने ऐसा बोल दिया, या मेरे मियाँ ने ऐसा बोल दिया, या मेरी बीवी ने ऐसा बोल दिया। हमें ये देखना होगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कितना है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अब ज़ाहिर है नए शादीशुदा कपल्स में प्राइवेसी इश्यूज़ हो जाते हैं, नए शादीशुदा कपल्स में जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि उनके रोल्स आगे आ जाते हैं। होता क्या है, मैं एफर्ट लगा तो रहा हूँ, मैं एफर्ट यहाँ भी लगा रहा हूँ, मैंने ये भी किया, मैंने यूँ भी किया, बट टाइम कहाँ गया, किन चीज़ों में गया? उस रोल को पूरा करने के लिए कि मैं बेटा भी हूँ, मैं बीवी, मतलब मैं दामाद भी हूँ, मैं शौहर भी हूँ, मैं सबके रोल्स हैं ना ऐसे। तो एक ही शख्स मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल बॉल्स जगल कर रहा है, राइट। कोई एक बॉल गिर जाती है तो ये पहाड़ नहीं टूट जाने चाहिए, ज़मीन नहीं खिसक जानी चाहिए पाँव के नीचे से। आप वल्नरेबल हो, आप एक्नॉलेज करें कि हाँ यार ये गड़बड़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद साल पहले भी सही, अगर मैंने अम्मी अब्बा के सामने तो मैं ऐसे बोल दिया था, तो मुझे अब एहसास होता है शायद मुझे उस वक्त बोलना ही चाहिए था। इससे दिल कितना बड़ा हो जाएगा दूसरे का। ठीक है, कि आपने एक्नॉलेज कर लिया। आप एक्नॉलेज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके अवेयरनेस में नहीं आ रहा कि यार दिस कुड बी अ प्रॉब्लम पहले ये था। प्रॉब्लम एरोगेंस का नहीं होता? नहीं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आ भी गया, भाई मैं क्यों बोलूँ कि गलती हो गई, ऐसा भी मुझे लगता है कि ऐसा है। क्योंकि अगर जैसे मैं अपनी मिसाल लूँ और मुझे कुछ चीज़ें होती हैं, तो जैसे वो सेक्रीफाइस वाली आपने बात की ना कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लूँ या कुछ लोगों की लूँ, तो एक तरफ से सेक्रीफाइस हुए जा रहा है, सही है, दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि यार इसको तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि लेकिन आपकी तरफ से क्या सेक्रीफाइस है? आपकी तरफ से ये सेक्रीफाइस हो सकता है कि अभी से पहले किरण बैठी हुई थी, तो उन्होंने बड़ी सी बात की कि भाई मुझे कभी वेंट आउट करना होता था, मैं हसन के पास जाती थी, वेंट आउट करती थी, और कभी कभी ऐसी बातें भी होती थी कि आप बिफर सकते हैं कि यार तुमने कैसे बात कर दी मेरी अम्मा अब्बा के बारे में। सेम इज़ द केस विद मी, ऐसा हुआ है। लेकिन मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस, कुछ चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी के बारे में से बात करने की, मेरे अब्बू के बारे में, क्योंकि सामने वाली बंदी आई ही इसलिए कि उसको वेंट आउट करना है,
और अगर आप इतने सोशली आपका क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये इस वक्त इसको सिर्फ वेंट आउट करना, अगर मैं सुन भी लूँगा ना कि ठीक है। और ये काफ़ी सारे लड़कों में इश्यूज़ हैं कि सुनना भी नहीं है, सेक्रीफाइस भी तुम करो, ये भी सब कुछ करो, तो देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। अगर आप सुन भी लोगे ना, और बंदियाँ बोलती हैं कि भाई सुन लो हमारी कम से कम, तुम तो सुनते भी नहीं हो। ये कम से कम मर्द को करना चाहिए। मैं आपको बताऊँ ये क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे एरोगेंस लगती है। एरोगेंस नहीं है फहद। अच्छा, आपको एरोगेंस लगती है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मतलब आप गलत हो या क्या। इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्यों मुझे लगता है उनको नज़र नहीं आ रहा क्या कि क्या मसला है, अगर पता होने के बावजूद आप नहीं कर रहे हो रिकग्नाइज। मैं आपको बताती हूँ आप ही का मिसाल और अब क्या फ़र्क है पहले में पहले से, ठीक है। अब बुशरा की सेफ स्पेस आप है क्योंकि आपने प्रूव किया उसको कि मैं तुम्हारी सेफ स्पेस हूँ। वेंट करना हो, खुशी मनाना हो, गम शेयर करना हो, जो बताना हो, मैं हूँ। हाँ, ये भी। मैं तुमको न सिर्फ सुनूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा विद माई लिमिटेशंस। कब चले मैं पूछती हूँ आपकी ऑडियंस से, जो लोग रिश्ता कायम करना चाहते हैं, नया पुराना बेहतर करना चाहते हैं किसी पुराने रिश्ते को। मैं किसी पुराना रिश्ता कह रही हूँ तो मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। क्या वो रिश्ता आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? क्योंकि इन्वेस्टमेंट खाली पैसा तो नहीं है ना, टाइम है, एनर्जी है, अफेक्शन है, केयर है। हाँ, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि उस रिश्ते में इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि क्या तरीक़ाकार है जो कामयाब रिश्ता जो लोगों का है वो कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग? व्हाट दे आर डूइंग इज दे विल ऑलवेज बी, वो हमेशा सेफ स्पेस होंगे, सुनने की ताब रखते होंगे, नॉन रिएक्टिव होंगे, तहम्मुल से सुनेंगे, पैनिक करने के बजाय तवक्कल करेंगे। सही बात। ठीक, आप उठा के देख लो हिस्ट्री से, कई मिसालें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल जाएंगी आपको, ठीक है। एंड उनसे ज़्यादा ग्रीफ किसने गुजारी होगी? जिसने अपने औलाद को खुद तदफीन किया, ठीक है। सो हर पहलू आपके सामने ऑलरेडी कई मिसालें, बट आपकी आंखें खुली हैं, आपके विजन में वो है, आपका लेंस वो है। नहीं है तो करो ना चेंज, कौन रोक रहा है? फ्रैजाइल ईगो। और आपने जो लिमिटेशन की बात की ना, देखें आपने जैसे कहा ना कि मैं तुम्हारा सेफ स्पेस हूँ और लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन बेसिकली यही है कि आपकी जो बेगम है, या फॉर दैट मैटर हम बेगमात की बात कर रहे हैं, बहुत दफ़ा लोगों को लगता है कि अगर वो वेंट आउट कर रही हैं तो वो कह रही हैं कि अलग हो जाओ। ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला है लोगों के साथ ना। लोगों को फ़ौरन लगता है कि यार, Interpretation है ना उसका। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि यार ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊँ अपने घर वालों से। ऐसा कोई नहीं कहता। ना मैं जिन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, ना मैं अपनी जिस बेगम की बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि वो हमेशा ये चाहती थी कि हमें सेफ स्पेस दो, इस चार दीवारी में रहते हो, तुम चाहते हो ना कि यार ये चीज़ें हो जाएँ, तो ठीक है, हम कहाँ वेंट करेंगे, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो क्या तुम्हारी अम्मी से बदतमीज़ी करें, क्या तुम्हारी बहनों से बदतमीज़ी करें? हम किसी से नहीं कर सकते ना। तो एटलीस्ट तुम्हारे सामने आके हम वी कैन बी आवरसेल्व्स, तो एटलीस्ट बी दैट सेफ स्पेस। तो ये तो मर्दों का काम है ना। फहद, इंटरेस्टिंग बात, और इसमें मैं हर जेंडर मिला रही हूँ, खाली बेगमात की नहीं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी की आंखों में बुरा लगे। हम कभी विलन नहीं बनना चाहते। हाँ, सही बात है। हर किसी की कोशिश क्या होती है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जी मेरी सास मुझे पसंद कर लें, ये घर वाले मुझे कबूल कर लें। व्हाट इज़ कबूल करना? व्हाट इज़ पसंद करना? नो टू पीपल आर अलाइक। दो लोग एक जैसे नहीं होते, हर किसी का मिजाज अलग हो सकता है, और आप उनके डिसीजंस को डिक्टेट भी नहीं कर सकते। सो औरत आमतौर से सिक्योरिटी मांगती है। छोटी सी मिसाल देती हूँ और किसी का नाम लिए बगैर देती हूँ, ठीक है। शायद बहुत से लोग इस मिसाल से रिलेट भी कर सकें। जो आपने भी कहा ना कि अलहदगी नहीं मांगते लोग, मर्द डर जाते, मर्द डर सकते हैं अगर वो अपनी शरीके हयात को या अपने घर वालों को
सिक्योरिटी ना दे सकें, क्योंकि उनका काम प्रोविजंस है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, किस किस्म की सिक्योरिटी एक औरत चाहती है कि कल को अगर उसका शौहर मर जाता है तो उसके घर पे छत हो, उसको किरायों के लिए भागना ना पड़े, खाने पीने के मामलात स्मूथ रहें। ये सिक्योरिटी बेसिक है, बेयर बिल्कुल। मिनिमम है। ये सिक्योरिटी इसलिए भी मांगी जाती है क्योंकि हमारे यहाँ को डिपेंडेंसी है। आप ये देखो, हमारे यहाँ अक्सर एक बेवा की शादी जल्दी इसलिए करवाई जाती है क्योंकि उसको केयर टेकर कोई नहीं होता। ज़ईफ़ माँ बाप अपने सर से बोझ उतारते हैं बेटियों को रुखसत करके। अक्सर लोग ये कहते हैं अब्बा बीमार है, जल्दी शादी करो, अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया, भाई भाभियाँ कैसे करेंगे, जल्दी शादी करो। बगैर देखे, बगैर सोचे समझे कि ये कैसे निभाएगी या वो लड़का कैसे निभाएगा, दोनों से पूछने के बजाय दोनों को इस तरह से सर्कमस्टांस इस तरह पेश किया जाता है। सही बात है। उनकी लाइफ का वो टाइम ऐसे पेश किया जाता है, फॉर एग्जांपल अब नहीं किया तो कभी नहीं होगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू सिक्योरिटी, आप कामयाब शादी में सिक्योरिटी भी पाएंगे कि इनको कुछ थोड़ी सी इंटरडिपेंडेंस है, को डिपेंडेंसी कम है, ये मफलूज नहीं हो जाएंगे एक दूसरे के बगैर। दे वॉन्ट टू बी विद ईच अदर, नॉट दैट दे नीड टू बी विद ईच अदर। वो ख्वाहिश, वो प्यार, वांट, डिज़ायर क्यों पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? गुड टाइम्स में सब साथ होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। बैड टाइम दोनों का आ सकता है। बैड टाइम में हम मिड लाइफ क्राइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो बैड टाइम में साथ ना देने वाला रिलायबल समझा जाएगा। जो रिलायबल नहीं है, क्या वो शादी सक्सेसफुल कहलाई जा सकेगी? कभी नहीं। सो सक्सेसफुल शादी में सिक्योरिटी भी आ जाएगी, सेफ स्पेस होना आ जाएगा और रिलायबिलिटी आ जाएगी। रिलायबिलिटी से ही आप लिंक कर लें लॉयल्टी। हाँ बिल्कुल है, ठीक है, सेम इज द केस। मैं कभी भी चीटिंग को जस्टिफाई नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुद से एफर्ट लगाओ, डोरमैट मत बन जाओ। एंड अगर एक शख्स ने डिसाइड किया भाई चीटिंग का तो वो करेगा, वो आपकी अक्कासी नहीं कर रहा। ये विक्टिम शेमिंग हो जाएगी ना कि अगर हम कहें कि जी ओ तुमने क्या किया था जो उसने चीटिंग की। ये नहीं होना चाहिए। मैंने आज ही विक्टिम शेमिंग के ऊपर एक रील बनाई थी कि जी अक्सर मैं जवाबदेह करती हूँ लोगों को। हाँ, मतलब मैं पूछ लूँगी आप ब्लेम किए जा रहे हो, ब्लेम किए जा रहे हो, ब्लेम किए जा रहे हो, तो फिर मैं उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ ले आती हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ जब उन्होंने ऐसा किया तो आपने क्या किया, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू डू, व्हाट वाज योर बॉडी डूइंग। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, सो यू डिडंट से एनीथिंग, व्हाट वाज योर बॉडी डूइंग। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब नॉन वर्बल क्यूज क्या थे? 7% वर्बल आपने हटा दिया, 93% नॉन वर्बल से आपने उसको आग लगा दी। यानी फॉर एग्जांपल भाई फॉर एग्जांपल अब आई एम वेरी एनिमेटेड, तो मैं तो एक्सप्रेशंस भी दे रही होती हूँ ना, सो मुंह बसूर के बैठना। आप कोई हस्बैंड वाइफ, जनरली मैं ये इनकरेज करती हूँ कि भाई जब आप दोनों की एक दूसरे पे नज़र पड़े तो मुस्कुरा तो दो। मैं जब गुस्से में होती हूँ, मेरे लिए टफेस्ट काम क्या होता है? मुस्कुराना। जिस पे गुस्सा आ रहा है उस पे कैसे, उसके सामने कैसे मुस्कुराएं? तो ऐसे मुस्कुराते। सो हियर्स अ ट्रिक एंड यू गाइस कैन ट्राई टू। आपकी ब्रेथ जितनी लंबी होगी इनहेल करने में, एक्सहेल करने में उसकी डबल हो जाए, तो आपकी अपनी एंजाइटी, आपका अपना गुस्सा, आपका अपना ओवरवेल्म कम होना शुरू हो जाता है। साइंटिफिक बैकग्राउंड है इसका। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो सेक्रीफाइस वाली बात करी ना आप, जैसे मैं मिड लाइफ क्राइसिस वाली बात पे आ रहा हूँ आपके भाई। कपल्स 30 साल, मतलब ये समझ 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, ठीक है। अगर आपने 25 की एज में शादी की तो अब आप 35-40 साल को छू रहे हैं, हम हमारी एज में आ गए अब आप। हाँ। तो अब आपको मिड लाइफ क्राइसिस टच कर रहा है, अब वो सेक्रीफाइसेस ना अब आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि जब आपने सेक्रीफाइसेस किए थे ना, आपने कुछ सोच के किए थे, वो अब आपको पे ऑफ नहीं कर रहे हैं। तो अब ना दे कम बैक एज अ नाइटमेयर कि यार ये जो मैं सेक्रीफाइस कर रही थी या कर रहा था, ये कहाँ गए, इसका क्या मसला हुआ। ये बहुत इश्यूज होते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं आपसे फिर पूछूंगी
किसको सेक्रीफाइस कह रहे हो? आपका अपना डिसीजन था। हाँ, लेकिन ये नहीं ना, ये Own- बेसिकली मैं own that तुम्हारी वजह से decision. कर रही थी, ये तुम्हारी वजह से कर रहा था। ओन दैट डिसीजन। आपने खुद डिसीजन लिया, उसकी वजह से नहीं लिया, वो जो आपने अपनी डोरमैट वजह से। बनने वाली बात की ना, कि आप डोरमैट बने हुए थे उस वक्त, लेकिन आप उस वक्त आप कुछ सोच रहे थे कि यार कुछ ये चीज़ पे ऑफ करेगी, आपने एड्रेस नहीं किया इशू को, यू शव थिंग्स अंडर द कार्पेट, यस, और फिर उसके बाद अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ हो जाना you था। decided to shove things under the हाँ। carpet. It was still your responsibility. सही बात है। I did not choose to work when my kids were younger. It was my decision. I stopped saying कि जी घर पे काम बहुत था, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, कौन करता, मुझे करना पड़ा। Well, I decided to. Don't say करना पड़ा. I decided, it was my conscious decision. यार ये Right? बहुत बहुत मेरा ख्याल Accountability से की हाँ, बात है ना। अकाउंट सबसे मुश्किल काम कह रही हैं आप ये तो करने को। आप सोचो ना, आप सैक्रिफाइस बोल बोल के हाँ, जैसे फॉर अपने एग्जांपल डिसीजन की अकाउंटेबिलिटी को खत्म नहीं कर हाँ, सकते। किसी और पे रख रहे हैं, टोपी किसी और पे रख रहे हैं हम बेसिकली। जैसे फॉर आपको एग्जांपल बुरा तो कुछ, नहीं लगा? क्योंकि जब आप देखिए मैं तो वैसे भी sacrifice अपने बोलते आप हो को ना, बड़ा अकाउंटेबल फील करता हूँ कि यार अगर कोई बंदा बोल भी रहा तो यार आई शुड सी कि यार मैं यहाँ कहाँ अनफिट हो रहा आर हूँ या यू फिट हो रहा गेटिंग हूँ। द पर्सपेक्टिव हाँ, दो? क्योंकि कि- मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अर्से पहले हम 9 to 5 जब मैं पार्ट था, तो ऐसे ही बैठा हुआ बंदा एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड था बेचारा दोस्त मेरा, तो उसने ऐसी कहा कि यार बड़ी बहन माँ की गालियाँ दे रहा था अपने बॉस को, ऐसा है ऐसा हो गया, मैं अपने बड़ी एक अब्बा का बिजनेस छोड़ के मैंने सोचा कि अपने लिए लाइफ बनाऊंगा, कुछ करूंगा, मेरे लिए ज़िंदगी का बेहतरीन डिसीजन था कि मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की और मैं यहाँ रुल रहा हूँ, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा गो बैक टू दैट लाइफ, क्या मसला है ऐसा? नहीं ना, ये जो फैमिली अब मेरी पैरों की बीड़ियाँ बन गए हैं, ये बच्चे और ये इनकी सैलरी सब मतलब हाँ, डिपेंड dependency बेसिकली हो कर रहा है, गई, सब हाँ। कुछ कर रहा है, डिपेंडेंसी हो गई है, ये मेरी पैरों की बीड़ियाँ, ये वर्ड से बाकायदा उसके। अब मैं क्या जानता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मेरी फैमिली अगर फॉर एग्जांपल, मैं तो पुश ही अपने आप को फैमिली की वजह से करता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल जितने भी करियर स्विच किए हैं या आज भी अपने आप को पुश कर रहा हूँ, तो फैमिली की वजह से, क्योंकि उनका मुंह देखे कि यार इनके लिए आई हैव टू प्रोवाइड मोर एंड मोर। जैसे यासिर भाई हो गए, Exactly. उनका भी यही है, उनका भी Exactly. बेसिकली एक उसका तो गोल है। हाँ गोल ये है। लेकिन ये जो फ्लिप साइड मैंने देखी ना, कि अगर तुमने फॉर एग्जांपल नौकरी की तरफ आए थे, कोई तुम्हारा डिसीजन था, अब भी तुम्हारा ही डिसीजन है, तो अब तुम टोपी रख रहे हो अपनी फैमिली पे कि यार अब मैं दोबारा जाना चाहता हूँ, कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली मेरी पैरों की बेड़ियाँ हैं। ये चीज़ मैंने एग्जैक्टली देखी जब मेरे साथ कुछ लोगों ने करियर स्विच किया मुझे देख के। तो अल्लाह का शुक्र है, बुशरा की सपोर्ट थी, बुशरा ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि हाँ यार ठीक है, कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। हमने बजट्स पे भी कट बैक किया, सब कुछ किया। लेकिन कुछ लोगों की ख़वातीन जो बेगमात हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया 3-4 महीने बाद, मियाँ जी नहीं चलेगा इस तरह। हाँ, ये बड़े इशूज़ मैं हैं। बताऊं क्यों? बिकॉज देखें, हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि कोई जॉब ओरिएंटेड होगा, कोई बिजनेस ओरिएंटेड होगा। लेवल 4 थिंकर्स, लेवल 5 थिंकर्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। थिंकिंग लेवल ही डिफरेंट है फहद। आपसे मैं इस तरह से बोल रही हूँ बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ऑल्सो। बिल्कुल। ठीक है, सो क्या ये गलत बात है? नो। आपको उसके लिहाज से तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने मेरे मियाँ ने भी तो जॉब से बिजनेस पे शिफ्ट किया ना। He took 3 to 4 months to actually comfort me and make me understand कि जॉब स्विच करने में हर पैरामीटर, हर चीज़ चेंज हो जाएगी। यू नो, पहले जो आपको आपकी पोजीशन की वजह से सलाम पीट रहे थे, अब आप यू आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड यू आर पिचिंग एंड इट्स देयर चॉइस वेदर दे वांट टू टेक व्हाट यू क्योंकि आर आप ऑफरिंग और इंडिविजुअल नॉट। हो अब। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सो जब वो चेंजेस आते हैं, जाहिर है आपको फाइनेंशियल क्रंच फील होगा, सर्कमस्टांस बदल गया। उस फाइनेंशियल क्रंच को आपकी औरत ने मैनेज करना है। सही बात। अगर वो अनसेड सेक्रीफाइस करेगी तो बाद में आपको सुनाएगी, क्योंकि वो अनसेड सेक्रीफाइस होता है। इट वाज नॉट हर डिसीजन, इट वाज योर डिसीजन दैट इम्पैक्टेड हर। बिल्कुल। ठीक है, घर पे इम्पैक्ट आया आपके डिसीजन लेने की वजह से, ये उसका डिसीजन। हाँ, क्या वो इस डिसीजन में शामिल थी? जैसे मैं यासिर के डिसीजन में शामिल थी, तो मुझे पता था मुझे तैयारी क्या करनी होगी, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट करने का इरादा रखती हूँ। सही बात है। अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मेरे वहम गुमान में ही नहीं है, अक्सर मर्द तो फहद, अब उसको मिड लाइफ क्राइसिस कह लें या कुछ भी कह लें, वो बता ही नहीं पाते कि उनकी मजबूरी क्या है। घर पे पता ही नहीं है, इधर शॉपिंग हो रही है, उधर क्रेडिट कार्ड चल रहा है। जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो यू नो लाइक अच्छा चलो हमें इतनी खर्ची दे देना, हम ये कर लेंगे। आप दे रहे हो बट आप बता नहीं रहे हो कि पीछे गुल्लक खाली हो रहा है। कम्युनिकेट तो करो, और फिर कहते हो कि यार समझते नहीं है लोग। फिर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है,
आपकी मेंटल स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है कि आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। आपको पता है फहद, ऑटो इम्यूनिटी इज़ ऑन द राइज बिकॉज ऑफ दीज मैटर्स। अक्सर लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ स्टार्ट हो रही हैं, कैंसर जैसी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं बिकॉज वो अपनी इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पा रहे। समथिंग दैट कैन बी इजीली लर्न, ये चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपको अपने लिए 20 मिनट नहीं मिल सकते दिन में, लोग इससे ज़्यादा वक्त सुट्टा मारने में लगा देते हैं। एंड दिस इज मेकिंग टोटल सेंस, क्योंकि हार्मोनल बैलेंसेस और इम्बैलेंसेस का काम है ना, कॉर्टिसोल अप और इस तरह की चीज़ें सारी, सारा केमिस्ट्री। हाँ सारी केमिस्ट्री वो आउट हो जाएगी तो आप ऑटो इम्यून डेफिनेटली इट विल गो दैट वे। चलिए मज़े की बात बताती हूँ। जब मैंने कहा था ना कि यार मियाँ बीवी जब एक दूसरे को देखें तो स्माइल कर दिया करें, क्यों कहा था? स्माइल, इस तरह का स्माइल करने से दो बातें तो तय। एक है कि आपका डोपामीन रिलीज होगा, ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होगी, फिजियोलॉजी से आप डिक्टेट करोगे। दूसरा, आप इतने अच्छे मुस्कुराते चेहरे को डांट सकते, हाँ सही बात। झगड़ा नहीं होता ना फिर। हाँ लाइक एटलीस्ट एक वेलकम तो मिलेगा। कितने लड़के यार, कितने मर्द हैं, शादीशुदा हजरात हैं जो ये कहने लगते हैं कि हमारा घर जाने का दिल नहीं करता। आप तो बाहर रह सकते हो, जिसको घर पे छोड़ा हुआ है उसका घर रहने का दिल कर रहा है? सही बात है। उसका भी नहीं दिल कर रहा। किसी को बुरा माहौल नहीं चाहिए होता। और मैं अभी तो बच्चों की बात भी नहीं कर रही बीच में ना, बच्चे तो स्पंजेस हैं, वो तो देखेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो अक्सर मेरी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है कि देखो अपने सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। आपका मुकाबला आपके हस्बैंड से नहीं है, या हस्बैंड का मुकाबला वाइफ से नहीं है। दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए। पेस फ़र्क हो सकता है, बिल्कुल पेस फ़र्क हो सकता है। अक्सर अब बच्चियां मुझे इनबॉक्स करती हैं, पूछती हैं कि डॉक्टर सना हमने तो कोचिंग ले ली, हमने तो फलाना कर लिया, ढमकाना कर लिया, लड़के नहीं कर रहे, मेंटल मैच कैसे होगा? दे बिकम, क्या कहूँ मैं, क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ मैं, कंपटीशन समझने लगते। मेरे बराबर कैसे आ गई है, मेरे बराबर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, ये लैंग्वेज यूज़ होती है। हमें सिखाई ये भी है। थैंक यू, पता ही क्या है, ठीक है, दुनिया नहीं देखी इसने और ऊपर से आ रही है। ज़रा बाहर जाके देखो किस तरह से लोग खा जाते हैं। इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। इफ़ इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, व्हाई इज़ इट नॉट अ सिक्योर वन? इफ़ इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, मर्दों ने क्या किया ऐसा कि सफोकेशन हो गई औरतों के लिए? पसली है ना, हज़रत आदम हवा का सीन जो है, ठीक है। तो हम बहुत खुशी खुशी कंफर्ट फील करेंगे अपने हस्बैंड्स की आगोश में, कह लें, जब हम सिक्योर होंगे, जब हम सेफ फील करेंगे। इमोशनली सेफ होने का क्या मतलब है? वेरी सिंपली पुट, यू कैन बी योरसेल्फ। इमोशनली सेफ होने का मतलब है यू कैन बी योर सेल्फ विद दिस इन माइंड के मुझे ग्रो करना है। क्योंकि व्हेन यू आर योर सेल्फ, यू आर सिली ऑल्सो, यू मेक मिस्टेक्स ऑल्सो, यू वांट टू बी वल्नरेबल ऑल्सो, यू आर क्ले जिसको मोल्ड कर सकते हैं। सो आप अपने पार्टनर को आपको इन्फ्लुएंस करने दें। इट गोज बोथ वेज। मैं अपने मियाँ से आज भी इम्प्रेस होती हूँ यार, ये को माशाल्लाह 18 साल हो गए। अगर मैं आज भी उससे किन किन चीज़ों पे इम्प्रेस होती हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ पे इम्प्रेस। सही बात है। उनके एंगर मैनेजमेंट का मुझे अभी भी अंदाज़ा कि ही नीड्स हेल्प विद दैट, बट दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ हिम। सही बात है। एंड ही इज़ वर्किंग ऑन दैट। वो उनका काम है, कहाँ उस पर काम करना। अब मैं बाकी सारी अच्छाई छोड़ के अगर यही एक चीज़ पकड़ के बैठ जाऊँ तो हु इज़ बीइंग अनफेयर? सही बात है। एंड इट्स इफ इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, व्हाई इज इट नॉट अ सिक्योर वन वाली बात बड़ी अच्छी की आपने। ये अक्सर मैं हमारे यहाँ ना असल में तो ज़्यादा ये फैमिली व्लॉगर्स ने बेड़ा गर्क किया हुआ है कि यार अपने फैमिली को ज़्यादा ओपन अप कर देना, सब कुछ कर देना। कभी कभी होता है कि आई पुट अ पिक्चर विद माई वाइफ ऑन फेसबुक, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, या कोई लेसन मेरे जहन में आया तो कुछ किया, तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे यहाँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है दयूस, बहुत कहा जाता है। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि बहुत दफ़ा जब मुझे दयूस कहा जाता है मैं कहता हूँ यार ये कहाँ से आ रहा है, ये क्या है, ये मतलब क्यों? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई वाइफ वर्क समवेयर, सही है, शी गोज समवेयर, शी टॉक्स टू द जेंटलमैन और साथ काम करती है, सब कुछ करती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मर्द हज़रात और ख़वातीन साथ काम कर रही हैं वहाँ पे एक देयर इज़ एन अनसेड रूल कि हाँ भाई साथ काम कर रहा है ना, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर तुम मेरे पास कमेंट कर रहे हो आके कि यार ऐसा है और ऐसा है, आप ऐसे हैं, बेगम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं,
तो भाई कम से कम तुम तो पॉजिटिव एंगल से आ सकते हो ना, तुम उस बंदे का नेगेटिव एंगल मेरे पास क्यों लेकर आ रहे हो? क्या तुम भी उनमें से हो? मेरे जहन में ये होता है ठीक है, कि अगर फॉर एग्जांपल ठीक है बुरे लोग हैं, मुझे पता है कि यार आप जितना भी छुपा लें, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लोग बोलते हैं ना कि यार औरत निकली है इस उसका कसूर है, लेकिन हमने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं औरत पूरे पर्दे में है, उसके साथ फिर भी बदतमीजी हो रही है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मसला औरत में नहीं है, मसला आपके साथ भी इक्वली है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह की पोस्ट देखते हैं जिसमें कोई डेलिबरेटली फैमिली दिखाई जा रही, कोई मैसेज प्रमोट किया जा रहा है, कोई बात की जा रही है, या फिर आपकी फैमिली की पिक्चर है, कहीं ना कहीं बेगम की तस्वीर आ गई, बिल्कुल, हाँ, और किसका इंटेंशन नहीं है, तो अब उस पे करना कि भाई मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि कम से कम आप अगर किसी एंगल से आए हो, आप फॉलो करते हो, तो बी द गुड वन ना। हर बंदा इस तरह नहीं सोचता। सो बात सोच की है ना, हम्म, बात बिहेवियर पे आती है। बात बिहेवियर आपके कंट्रोल में, बट बिहेवियर शुरू कहाँ से होता है? सही बात है। एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। आपकी जो पहली सोच है, ये आपने तो पढ़ा है फाद, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? सही बात। अपनी खुद की। आप अपने आप को, यू आर, यू नो, जिम रॉन सेज यू स्टैंड गार्ड टू द माइंड, डोर ऑफ योर माइंड, राइट? यही कोट था ना उनका। तो मैंने पल्ले से बांध लिया ना कि मैं कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी सुन रही हूँ, कुछ भी महसूस कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को क्वेश्चन तो करूँगी ना कि ये फैक्ट है या ये ओपिनियन है। सही बात है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अक्सर जो जिस तरह आपने बात की, और हम बीच में मिड लाइफ क्राइसिस का मैं एक दो चीज़ बताना चाह रही थी जो कि रह गया, तो आई वांट टू कंटिन्यू विद दैट। देखिए, औरत का मिड लाइफ क्राइसिस अलग वक्त में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर क्या है, 35 पे औरत ढल जाती है, मशहूर है। आई डोंट फाइंड इट ब्रदर, आई डोंट फाइंड इट ट्रू फॉर माई सेल्फ, बिकॉज मैंने तो 36 साल के ऊपर आई टर्न्ड अ न्यू डेवलप लीफ। करना शुरू किया। तो मैं तो आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल हूँ। सही ठीक है, बात कि मैंने अपने बच्चों को भी केटर किया, छोटे थे उनको बड़ा किया, फुल तवज्जो दे करके। वही डिसीजन की बात है। ठीक है, इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। सही है। एंड देन NLP करना वाज अ नीड फॉर मी। मुझे अपनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, तो मुझे वो करना ही था कि जी वाई एम आई, मुझे लेंस चेंज करना था, वाई एम आई नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली। मेरी जो उस वक्त सर्कमस्टांसेस है, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, वहाँ से निकलना, उठना, एट द सेम टाइम हस्बैंड को सपोर्ट करना, जिस यू नो छोटी कैपेसिटी को बड़ा करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये मेरी जिम्मेदारी थी ना अपने लिए करना। हाँ, क्या सपोर्ट मिल सकती थी? हस्बैंड की सपोर्ट मिल सकती थी फाइनेंशियल, क्योंकि मैं कमा नहीं रही थी, वो मिली। आप देख लो आज कहाँ हैं हम। ठीक है, और अभी हम ग्रो कर रहे हैं, कोई स्टॉप नहीं लगा, मतलब स्टॉप नहीं लगा है, ये कह रही हूँ। ठीक है, सो अगर 35-36 पे एक औरत मिड लाइफ क्राइसिस फील करती है, उसको ये ख्याल आना शुरू, सबसे पहले कहाँ ख्याल जाएगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अगर बच्चे हैं तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अब मियाँ की तवज्जो, जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, तो तवज्जो बीवी से हट चुकी है ना, दोनों का फोकस बच्चे हो जाते हैं। कितनी मज़ेदार बात है ये कि हमारे यहाँ बच्चे क्योंकि सहारा समझे जाते हैं, तो दोनों मियाँ बीवी की तवज्जो उन पे होती है, और वो जब बच्चे पढ़ाई के लिए अगर निकल जाएं, शादी कर लें, अलग हो जाएं, तो माँ बाप आपस में बात ही नहीं, मतलब उनके बीच में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से बात करना सीखा ही नहीं होता। देन दे आर सिटिंग, वॉचिंग TV, रीडिंग, नॉट टॉकिंग, नॉट शेयरिंग लाइफ, नॉट एन्जॉइंग लाइफ, नॉट रोमिंग द वर्ल्ड। लाइक आप अब आपके ऊपर से अगर जिम्मेदारी थोड़ी कम हुई है, बच्चे अब आप पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो अब आपके पास वक्त ज़्यादा है। अब आपकी आपस में क्यों, वाई आर यू नॉट पुटिंग इन द एफर्ट? व्हाट स्टॉपिंग यू? पैटर्न। कोई भी बुरा नहीं होता। आपने जो वो कमेंट्स की बात की ना फहद, बीवी को दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, मैं अक्सर सुनती हूँ, तुम लोग के तो फड्डे इसीलिए होते होंगे क्योंकि तुम तस्वीरें लगाती हो ना घर वालों की, तो नज़र लगती है। बिल्कुल ऐसे है। नज़र लगने के लिए खाली मैं या मेरा मियाँ या मेरे बच्चे नहीं हैं। इट्स मोर देन दैट। पीपल विल थिंक कि यार ये कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्टे ऑथेंटिक। मैं जो जैसे हूँ वैसे नज़र आना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं अगर खुद लो फील कर रही हूँ, मैं क्लाइंट भी नहीं लेती, मैं अनाउंस कर देती हूँ, भाई नॉट पॉसिबल फॉर मी टुडे, या लेट्स पोस्टपोन, रीस्केड्यूल। क्यों? बिकॉज आई डोंट शेयर दैट एनर्जी जब तक मैंने उस पर काम नहीं किया हुआ। अगर मेरी एनर्जी ख़राब हो रही है तो मेरी जिम्मेदारी है ना उसको सही करना। ठीक है, ज़बरदस्ती उस टाइम में अगर ज़बरदस्ती मैं अपने हस्बैंड से भी इंगेज करूँगी तो मैं उसके साथ नेगेटिव एनर्जी शेयर करूँगी। आई डोंट वांट दैट। मैं अपने बच्चों को बता देती हूँ, बेटा आज हिम्मत नहीं है, आज
यू नो मामा नीड्स सम टाइम अलोन, ताकि मैं उसमें रिफ्लेक्ट करूं। कितने लोग हैं जो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं यार? आप बताओ, बॉयज़ कब आके करते हैं ये? व्हेन देयर इन द मिड 40s, उनका मिड लाइफ क्राइसिस जब हो रहा होता है, तब उन्हें ख्याल आता है ये अबे ये 35 डिसीजन से गलत 40। लिया, ये क्या कर दिया मैंने, अब तो शिट हैज हिट द फैन। कुछ इस तरह की चीज़ें वो उस वक्त उनके दिमाग में आना शुरू होती है और उनको लगता है वक्त निकल रहा है, निकल वक्त गया। निकल गया है। ऐसा नहीं है। अक्सर आप इस एज के मर्दों से सुनेंगे, अभी भी दम है मुझ में, अभी भी, यू नो लाइक वो अपने आप को, मर्द और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। ठीक है, कुछ इस तरह की बातें वो बोलते हैं, हाँ। ठीक है। औरत वही करेगी तो बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं। सही बात है। सोसाइटी के कुछ, और स्पेशली मैं कहूँगी यार उर्दू में कुछ ऐसे जुमले जो बहुत ज़्यादा चुभ जाते हैं, फिर भी लोग अपने मुंह से निकालते हैं। वो तीर कमान वाली मिसाल है ना, एक दफ़ा निकल गया तो वापस तो नहीं आना, सही बाद बात में है। कितना भी अपोलोजाइज करते रहो। सही बात है। तो बिफोर इट गेट्स आउट रिफ्लेक्ट तो करो। और वो कहते हैं ना, गुस्से और मजाक में सच निकलता है। जब भी निकलता है, लोग कहते हैं गुस्से में बोल दिया था या मजाक किया था, मजाक में बोला था, असल सच वही निकल रहा होता है भाई जो आप सोच रहे होते हो। सो आप अगेन, आपका सच वो है, बट उस सच में कितनी कड़वाहट है, उस कड़वाहट का आपने किया क्या है? क्योंकि वो कड़वाहट आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रही है। हाँ, ऐसे सच्चा होने का क्या फ़ायदा किसी जो और को फर्क आप ही भी को नहीं पड़ बैकफायर करे, जो आपको डिसोशिएट आपको कर दे। कमेंट्स में वो एक लड़का, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक लड़का नहीं जो हर दफ़ा उल्टे उल्टे हाँ। कमेंट्स करता ज़रूर है, करता ज़रूर है। देखता सब है। हाँ। आई विश कि वो यू नो ही ऑल्सो टर्न्स अ न्यू लीफ, बट अगेन ब्लेम जब तक पैटर्न खत्म नजर नहीं आता होगा, है। पैटर्न नजर आता है ना, हम दोनों को नजर आ सकता है, हम कोचेस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। क्या करना होता है इनका, उनसे बहस थोड़ी करते हैं, आपका वक्त ज़ाया होगा। हाँ ज़रूर इनकरेज करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे बताओ तो तुमने ये सोचा कैसे। असल मसला वही है ना, क्योंकि सही बात जैसे है। सोचा उस सोच को बनाने का प्रोसेस क्या था। आपको पता है फाद में मैं मेरे हर कोचिंग प्रोग्राम में, चाहे प्री मैरिटल हो, चाहे कपल कोचिंग हो, चाहे मेक मैरिज वर्क हो, चाहे जो मैं हर्ड हील्ड एंड हेल्थ इमोशनल रीसेट मैंने बनाया है नया, इस साल वो लॉन्च किया। क्यों किया? चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी हो, यू नो आई कैटर टू एवरीबडी। सो अगर उनकी सुनवाई ही नहीं हुई है तो उनकी हीलिंग ही बिगिन नहीं हुई है। सही बात है। बिकॉज उनका ट्रूथ किसी ने नहीं सुना। आपका ट्रूथ अगर किसी ने नहीं सुना और आप वो दिल में लेके बैठे हुए हो, क्या आप सही से परफॉर्म कर सकोगे, अपनी लाइफ सही से जी सकोगे? आपको तो हर चीज़ बुरी लगेगी ना। आपका लेंस ही ऐसा धुंधला हो चुका है कि आपको हर चीज़ धुंधली लगेगी ना। तो कौन मारेगा आपके यू नो विंड स्क्रीन पे वाइपर? आपने अभी पिछले दिनों जब बारिशें हो रही थी ना, तो बार बार मेरा दिल कर रहा था एक रील बना लूँ इस तरह कि जब बूंदें पड़ती हैं ना विंड स्क्रीन पे गाड़ी के, तो एक हद तक हम वाइपर नहीं चलाते। हाँ, ज़्यादा चलाते, बिल्कुल ऐसे ही। विजिबिलिटी कम होती चलाते। सो कब ये डिसीजन लेते हो कि अब वाइपर चलाना है? विजिबिलिटी कम हो जाती है। सो कब ये एहसास आएगा कि अब हमारी विजिबिलिटी कम हो गई? वेरी गुड। और दूसरी बात, अभी आप जब डिस्कशन कर रही थी ना कि मैंने हमारी जो अपने आप को कुएं में बंद करने वाली जो एक कैपेसिटी है, जो हम कुएं के मेंढक बने रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग नहीं करते लोगों से, या फिर लोगों को सुनते नहीं हैं। हम समझते हैं कि यार ये जो औरत है, ये जो मर्द है, यही हमारी कुल कायनात है और यही हमें ठीक करेगा और हमें इसी को ठीक करना है। नहीं भाई, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक शाहरुख खान की मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें वो बना हुआ है, साइकोथेरेपिस्ट है या कुछ, आलिया भट्ट के साथ। यस, और वो कहता है कि एक शख्स हर चीज़ हाँ। नहीं दे सकता। बिल्कुल मैं समझ, हाँ। यही तो मैं कह रही हूँ। सी, अक्सर ख़वातीन जो अपने मर्दों का वक्त मांग रही होती हैं, हाँ। क्यों मांग रही होती हैं? क्योंकि उनके दोस्त नहीं होते, दोस्तियाँ हाँ। उनकी नहीं होती, और अगर दोस्तियाँ होती भी हैं तो वही ड्रामे देख रहे हैं। हाँ, हाँ, फलाना हाँ, ड्रामा हाँ, तुमने हाँ, देखा, ढिमकाना देखा। सेम हमेशा साइकिल में घूम रहे होते हैं सब। एग्जैक्टली। आजकल एक ड्रामा चल रहा है जिसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है जमा डिफरेंट तकसीम। ग्रुप्स में। यस, हाँ, कि मैं भी वो उसे फेसबुक पे देख रहा हूँ। ठीक है। अब मैं लोगों के कमेंट्स के थ्रू वो ड्रामा, आपको पता है मैं ड्रामे नहीं देख रही हाँ होती, बिल्कुल, मैं भी because उसे मुझे चेक कर वो- रहा होता हूँ। उससे बेहतर मैं कोई किताब पढ़ लूँ। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, कि मुझे इससे कोई मसला नहीं। भाई आपको ड्रामे देखने, आप ड्रामे देखो, फिर आपकी जिंदगी में ड्रामे ज्यादा होंगे। ऐसे ही वैसे ही कम थोड़ी है, ठीक है, क्योंकि वो जो मैं उनके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है मुझे कि क्या चल रहा है, क्योंकि ठीक है। बिन देयर डन दैट, तो अब पता है। उसमें भी ना, अब ऑब्वियसली दो साइडें बन गई हैं।
एक वो हैं जो बहुत तारीफ कर रहे हैं कि जी हाँ। बड़ी अच्छी अक्कासी हो रही है, ये जो हम्म, एक्चुअली होता है, और एक वो लोग हैं जो कह इनकी रहे हैं हट रही ये है। इस सिस्टम से हमें यानी वेस्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, हाँ, हट रही है और इनकी कि ये हमारी खिलाफ कर रहे हैं हमें। बेसिकली दोनों जो भी बोलते रहें हम्म, को फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क कब पड़ेगा जब आप किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर उसके एक्शनेबल स्टेप्स बनाएंगे और वो एक्शनेबल स्टेप्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे। दोबारा बोलूं, किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस होके जब आप डिसाइड करेंगे कि मैंने एक्शनेबल स्टेप्स में इसको बनाना है और उसको मैं अप्लाई करूं अपनी लाइफ में, फ़र्क तब पड़ेगा। बाकी सारी बातें और बाकी सारे लोग तमाशबीन हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा, ये हर जगह हो रहा है, न्यूट्रिशन में, फिटनेस में, मेडिसिन में, रिलेशनशिप्स में। हम कुछ आइडियाज़ को अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बना लेते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपनी अम्मा से कभी बात की कि भाई अम्मा इतना तेल नहीं डालना चाहिए खाने में, तो मेरी अम्मा अगर 40 साल से डालती भी आ रही हैं, तो मैं बेसिकली अम्मा के 40 साल को चैलेंज कर रहा हूँ। यस, और कोई भी अपने 40 साल ये नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं 40 साल से गलत थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये अटैक लगेगा उनको। ये अटैक लगेगा। और ये बॉस के साथ भी होता है। जब कोई नया बंदा आता है, क्योंकि बॉस इनसिक्योर का फील करता है, जब एक नया बंदा आके कोई चीज़ बोले इट हैज़ बिन डन द सेम वे और ऐसे ही होता आया है, सब कुछ होता है, और आप बोलें बेसिकली कि यार इस तरह भी हो सकता है, तो फ़ौरन उसके कान खड़े होते हैं, कैसे हो सकता है, और उसको पता चले हाँ ऐसे हो सकता है, तो वो फ़ौरन अपनी आइडेंटिटी बचाएगा, क्योंकि वो इतने अरसे से काम कर रहा था, तो उस पर सवाल उठेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि जो आप चीज़ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ यार सराह रहे हैं कि अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, और सोसाइटी की अक्कासी होना चाहिए, पता चलना चाहिए। जो कह रहे हैं नहीं है, ये दोनों आइडेंटिटी का पार्ट है। क्योंकि जो लोग बेसिकली गुजर चुके हैं उन हालात से, रिलेट कर रहे हैं, वो उनकी आइडेंटिटी है। जो लोग ऑपरेसर्स हैं या जिन्होंने उन चीज़ों को सप्रेस कर लिया, उनकी वो आइडेंटिटी है। हाँ। तो दोनों अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर कर रहे हैं। अगर मिडिल ग्राउंड बना के देखा जाए कि हाँ यार हम थोड़ा सा गिव अवे करें, थोड़ा सा ये गिव अवे करें कि हाँ यार इस तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, इस तरह के भी एटीट्यूड्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बिगर पिक्चर ऑफ द सोसाइटी पे काम कर रहे होगे। एक्चुअली आपका जो काम होगा ना, आप ये चाह रहे होगे यार हम साथ रह लें और हंसी खुशी रह लें। उसमें एक बड़ा अच्छा एक कमेंट मैंने पढ़ा था, कहीं वो पोस्ट पढ़ी थी उस ड्रामे के बारे में, शायद वो कराजुल था, मैं चेक कर रहा था कि जिस घर में जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम में अडल्ट ही इमोशनली मेच्योर ना हो, असल में वो जॉइंट फैमिली सिस्टम गोज डाउन द ड्रेन। क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर कर रहे हैं कि अगर आज तक ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल मैंने एक अच्छी खासी जगह देखा है कि अगर बोल दिया कि यार बंदे ने कि यार ये चीज़ जो है ना ये ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो वो बोलेंगे अच्छा मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है इस चीज़ को बाहर फेंक देना चाहिए, अब यूटिलिटी नहीं है। अच्छा तो हमें ही बाहर फेंक दो, हम भी बुढ़े हो गए, आगे ये चीज़ यहाँ रखी हुई है इतने अरसे से और हमने कभी सवाल नहीं किया, तुम कैसे सवाल कर रहे हो? क्योंकि आप अब बड़े हो गए, आप सोचते हो कि यार आप डिसीजन मेकर हो, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। आपने आइडेंटिटी को वो कर दिया, और ये आता है आइडेंटिटी जो चैलेंज हो रही है ना, ये तुम पहले तो तुमने कभी नहीं कहा, अब तुम्हारे जहन में कैसे आया? क्योंकि आप जब बहुत कोई बड़े नया हो गए, नहीं, आपको बहुत आ गया है, हाँ, आप ज्यादा पढ़ लिख गए, और इसको एसोसिएट किया जाता है कि यार अगर ये तुम्हारे जहन में अभी आया है ना, इसका मतलब है किसी ने इम्प्लांट किया है, फॉर एग्जाम्पल। और ये किसने कहा? और ये कौन है? ये तुम्हारी बेगम हो गलत सकती लोगों है, में बैठ रहे हो तुम, ये तुम्हारी बेगम हो सकती है, इससे पहले तो चैलेंज नहीं किया। ओए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ अर्से पहले मैं किसी को बोल रहा था, सेल्स का कोई हायरिंग की बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार ट्राई टू गेट सम पीपल फ्रॉम आउटसाइड द इंडस्ट्री, ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बिन देयर डन दैट, मेरे साथ हो चुका है कि फॉर एग्जांपल मैं फूड कंपनी से गया केमिकल की कंपनी में, तो लोगों ने मुझसे पूछा, अच्छा मुझे जब हायर किया गया था कुछ सोच के हायर किया हो गया ना कि यार हमारे पास बहुत बैड ब्लड आ गया, कुछ नए कुछ फ्रेश ब्लड चाहिए, कि यार अब मैं कस्टमर्स के पास जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए? मैंने कहा क्या बेचते थे? मैंने कहा फूड प्रोडक्ट्स ये थे। अरे मियाँ यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ डायनामिक्स ही डिफरेंट है ये। मैंने कहा हाँ जब भी तो लिया गया, क्योंकि लोगों को वो नज़र नहीं आ रहा, पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही जो मुझे नज़र आ सकती हैं, क्योंकि आपका लग गया कुफल, ताला लग गया आपका। हाँ, मैं अभी यही करने वाली थी कि जिसमें घोड़े के बिल्कुल। तो मुझे बेसिकली ये लाया गया कि फात साहब ज़रा आसपास जो आप पर्सपेक्टिव लेकर आ रहे हो वो पर्सपेक्टिव अंदर लाओ और इनको थोड़ा नज करो। तो आपकी आइडेंटिटी नज करने आया हूँ मैं। सो मैं इसको यहाँ पर ये कहूँगी कि वो अपनी आइडेंटिटी सिक्योर नहीं कर रहे, वो एक्चुअली ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को जस्टिफाई कर रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये चलता रहे, ऐसे चलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल
अगर किसी सास ने टफ टाइम गुजारा है, वो अपनी बहू को टफ टाइम क्यों दे रही है? बिकॉज वो जस्टिफाई करके कहती है मैंने भी तो किया है, सब करते हैं, तुम कौन सा नहीं, तुम्हें तो ज़्यादा सहूलत है, अब तो शान मसाले हैं, अब तो फलाना है ढिमकाना है, यू नो डिफरेंट। आप वो चीज़ें जस्टिफाई करने लगते हैं जहाँ आपको चेंज ना करना पड़े। सही बात है। अगले की तकलीफ आपके लिए अहमियत नहीं रखती। फिर इसका मतलब है कि आपके अपनी अंदर वेल बीइंग का ज़्यादा ख्याल है। एम्पैथी की कमी है। ये आप यहाँ पर सेल्फिश हो रहे हैं। सेल्फ लव और सेल्फिशनेस में थोड़ा सा फ़र्क है। सेल्फ लव इज़ व्हेन नो वन एल्स इज़ गेटिंग हार्म। आप अपने लिए जो कुछ भी करें, मेक श्योर कि दूसरे को हार्म ना हो रहा हो। सही बात है। ठीक है, ऐसे बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ दिन में आते हैं। भाई अगर मैं फ्रूट ख़रीद रही हूँ, अपने बच्चों के लिए अगर मैं फ्रूट ख़रीद रही हूँ, मुझे पता है मेरी सास को कौन सा फल पसंद है, मैं उनके लिए भी उठा के ले जा सकती हूँ ना। सही बात। क्या होगा? कुछ भी नहीं है ये। दिस इज़ जस्ट शो ऑफ केयर, शो ऑफ अफेक्शन। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इन्होंने मेरे साथ उस वक्त बुरा किया था, उन्होंने मेरे को फलाना करना किया, कुछ भी नहीं है। ये एवरी डे की चीज़ है। रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी है टू मेक अ डिफरेंस, टू इम्प्रूव, टू मेक योर रिलेशनशिप बेटर। एवरी डे, एवरी न्यू डे इज़ एन अपॉर्चुनिटी। रोज़ आप आँख खुलती है आपकी, आपका दिन शुरू होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं आज का दिन मैंने क्या क्या करना है, किसके लिए करना है, अपने लिए क्या करना है। अलग-अलग होगा ना। मैं अपने लिए क्या करती हूँ, मैं अपने मियाँ के लिए क्या करती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती हूँ, फिर मेरे घर पे 2 बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे सास ससुर, मैं उनके लिए क्या करती हूँ। इसके अलावा जिन क्लाइंट से मैंने डील करना है उनके लिए मैं क्या करूँगी। आपको पता है कोचिंग सेशन बगैर प्रिपरेशन के आप कभी लेके देखें, आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपने आप क्यों प्रिपेयर होके नहीं जाओगे। आपको पता है एक कपल आप पे डिपेंड कर रहा है या आपका क्लाइंट आप पे डिपेंड कर रहा है। फैद आपको तो चलें कुछ एक्सरसाइजेस पहले से पता है, आपके कोचिंग क्लाइंट्स आप पे रिलाई कर रहे हैं ना, यू आर अ रिलायबल कोच फॉर देम, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग टू यू, दे विल कम टू यू अगेन एंड अगेन। क्यों? क्योंकि आप उनको वो दे रहे हैं ना जो उन्हें चाहिए। जब भी जो भी वो देता रहेगा ना, जो जिसको चाहिए, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। बट अगेन गिवर को भी अपना कप रिफिल करना होता है। आप अगर बाउंड्री नहीं बनाएंगे, आप वो सिक्योरिटी क्रिएट नहीं कर सकेंगे, वो सेफ स्पेस क्रिएट नहीं कर सकेंगे। डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाना है, बाउंड्री बनाना है। दीज आर व्हाट विल मेक योर रिलेशनशिप्स थ्राइव। आप देखिए, बच्चा पैदा सब कोई कर लेता है। हर जो लोग आमतौर से हम सुनते आए कि बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं है, अब तो पेट्री डिश में भी हो रहे हैं बच्चे। सही है। तो असल चीज़ है नर्चरिंग। सही बात है। अगर आपने अपनी यूथ में बच्चों को कुछ अच्छा नहीं करके दिखाया, किसी भी वजह से आप मुश्किल में थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे, घर में लोग बहुत थे, यू नो दूसरों का इम्पैक्ट हो रहा था, आज क्या रोक रहा है आपको? लाइक आई सेड, एवरी डे इज़ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं अक्सर मंडे को पूछती हूँ, यू नो अपनी पोस्ट में, स्टोरी में, कि जी व्हाट इज़ योर इंटेंशन फॉर दिस वीक। इस हफ्ते आपने क्या तीर मारना है। इंटेंशन होगी तो तीर मार भी लोगे। बट तीर मारने से मुराद क्या है? गोल सेट कर लो, एम करो, गोल सेट करो, एक्शनेबल स्टेप्स लो, अप्लाई इट इन योर लाइफ, बिकम एन एग्जाम्पल। हर कोई इंस्पायर नहीं कर पाता लोगों को, बट अपनी ज़ात के लिए अपने आप को तो इंस्पायर कर लो। चंद अच्छी चीज़ें पढ़ के उनसे, क्यों हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने वाले बाशऊर हो जाते हैं। उनकी खाली सोच नहीं होती, उनके एक्शंस में वो चीज़ नज़र आने लगती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कंक्लूड करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि आपको ये तो पता है तो हमेशा चलती रहेंगी। हमें ही फुल स्टॉप लगाना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जितना भी आपका कोचिंग एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, बीइंग अ कोच या बीइंग अ कोची भी, जो आपने कभी कोचिंग लिया, जो लोग अभी शादी का लड्डू खाने वाले हैं या जो खा चुके हैं, ठीक है, उन दोनों के लिए कुछ इंसाइट्स जो कि अभी जिनको लग रहा है कि यार अब बहुत लेट हो चुका है, तो व्हाट थिंग्स कैन हेल्प देम?
सो हियर्स समथिंग, आपका दिमाग आपसे कुछ आपके पसंदीदा झूठ बोलेगा। आपके पसंदीदा झूठ हो सकते दिलासा हैं, देगा आपको। इट्स टू लेट, ओके। डोंट डू दिस, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, ये आपके क्या करोगे इसमें आके, ठीक है। या फिर तुम डोंट डू दिस, यू विल फेल, क्योंकि तुम पहले भी कामयाब नहीं हुए थे। कुछ इस तरह के आपको पता है कि आपका दिमाग आपसे क्या झूठ बोलता है, वो आपके फेवरेट झूठ होता है, ठीक है। सो उनको अनलर्न करना ज़रूरी है, अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना ज़रूरी है। ये सब आता है पर्सनल डेवलपमेंट में। तो आप शादी में अगर आप शादी का लड्डू खा ही चुके हैं तो अब भी आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं ना। रिफ्लेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, क्या वो चीज़ें जो आपके काम नहीं आ रही, जिनमें आप थोड़ा सा बदलाव, थोड़ी सी ट्वीकिंग करने से, थोड़ी सी रीवायरिंग करने से आपका सिस्टम रिबूट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों को अब खौफ आ रहा है, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बोली, अब पता है जो 20s में है ना लोग, व्हेन दे रीच आउट टू मी, मोर गर्ल्स, ठीक है, वो कहती हैं कि जी हमें लड़कों का मेंटल मैच नहीं पता चल रहा, हर चीज़ में रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, बिकॉज उनके फोकस में रेड फ्लैग्स आ गए, उनको ग्रीन फ्लैग्स का नहीं मालूम। तो बहन, ग्रीन फ्लैग्स पे भी तवज्जो दो, ठीक है। कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी जिसका अपना बैगेज नहीं होगा। You will end up marrying your spouse's childhood traumas. आपके सामने कभी न कभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपका और आपके स्पाउस का कोई न कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा निकल के आएगा। उस वक्त आपने दुम दबा के भागना नहीं है, उस वक्त आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, जहां आप और वो मिल के इस चैलेंज को ओवरकम कर सके। अगर आपकी अभी शरीकी हयात नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है चंद अच्छे सवाल करने की, जिनकी बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि यार मैं इनके साथ ये गाड़ी चलाना चाहता भी हूँ कि नहीं। एक गाड़ी कि अगर एक ही ड्राइवर को गाड़ी चलाना आती है तो वो कितना लंबा सफ़र तय करेगा, लेकिन अगर शरीके हयात को भी ड्राइविंग आती है तो वो गाड़ी ज़्यादा अच्छा चल जाएगी, क्योंकि आप लोग ऑल्टरनेट कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। माई पॉइंट इज़ सपोर्ट। सो क्या वो सवाल होने चाहिए? वो तमाम सवाल प्री मैरिटल कोचिंग का हिस्सा होते हैं। और प्री मैरिटल कोचिंग में आपको ये भी समझना चाहिए, मैं इनकरेज करती हूँ कि आप अपने थॉट वर्क पे काम करो। आपका कॉन्सेप्ट एक बीवी का, एक हस्बैंड का क्या है, वो उनसे मुख्तलिफ हो सकता है। आपका कॉन्सेप्ट, आपको जॉइंट फैमिली में रहना है, नहीं रहना है, इंडिविजुअल घर में रहना है, इस उम्मीद पे कि जी अभी हम निकाह कर लेते हैं, साल बाद मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, इस तरह के भी वादे होते हैं जो वफ़ा नहीं हो पाते। सो एग्जाम्पल, बुरी लोग शेयर करते हैं, अपना दुख लोग शेयर करते हैं ऑनलाइन, रिगार्डलेस के उसका इम्पैक्ट छोटों पे या पढ़ने वाले पे कैसा होगा। सो अक्सर मशावरत अच्छी हो जाती है, बट डिसीजन तो आपका ही है ना। इन्होंने मुझे थप्पड़ मार के शादी करा दी, इन्होंने मुझे कह दिया कि जी एज हो गई है, अब कर लो, आगे कोई नहीं मिलेगा, तो ये आप बाय चॉइस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बाय चॉइस, your informed consent is there. सही बात। सो ओन करो अपने डिसीजन को। अगर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तो ओन करो कि हाँ मैंने मारी है। मैं अक्सर मजाक में ही बोलती हूँ यासिर को कहती हूँ ये कुल्हाड़ी तो मैंने अपने पाँव पे मारी है। Our problem is that we ignore our problems. बस। And we blame others for our problems. My problem is not your problem, Fahad. My problem is my problem. राइट मेरा प्रॉब्लम मुझे जितना बड़ा दिखेगा उतना किसी को नहीं दिखेगा। सही बात है। तो लोग क्या करते हैं, राई के पहाड़ बना देते हैं। बच्चे खौफजदा हो गए, 20s में जो लोग हैं वो खौफजदा हो गए। वो ये कहते हैं कि यार हम खुद खा कमा लेंगे, हंसी मजाक के लिए दोस्तों में निकल जाएंगे, कोई पाबंदी नहीं है, जिस वक्त इतनी औकात हो गई गाड़ी खरीद लेंगे, डिवाइस अच्छा ले लेंगे, हमारी लाइफ सेट है। अब हमें लायबिलिटी क्यों चाहिए? सही बात है। हम अपनी जिम्मेदारी क्यों बढ़ाएं? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ ना मैं ज़रूर बोलूँगा कि हमारे जो नज़र का कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा इसने भी बहुत सारे अच्छे लोगों को रोका हुआ है अच्छा नैरेटिव डिस्ट्रीब्यूट करने से। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 1-2 फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा आज हम जो भी हैं अपनी सास की वजह से,
बहुत खूबसूरत बात है ये। कितनी, मैंने कहा यार तुम भाई लोग ये आप- बताते क्यों नहीं हो? भाई आप ये देखें ना, नजर लग जाएगी। हाँ। मेरी सास अगर ये कहते हैं कि जी कल से सना नहीं जाएगी काम पे, तो मैं नहीं कर सही बात सकूंगी है, ना, नहीं कर मतलब सकते। मुझे चैलेंज आएगा ना, कहने का ऐसे मकसद ही है चैलेंज आएगा, बिल्कुल फड्डे शुरू हो जाएंगे, जाहिर है। ठीक है। वो फलाही काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही 6-7 साल से वो कुछ ना कुछ अपनी खिदमत दे रही हैं। आपको पता है मैं कर रही हूँ 8 साल से। सो क्या हमारी जर्नी एक साथ शुरू हुई है? नो, बट शी सॉ मी प्रोग्रेसिंग एंड आई न्यू उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ऑल आई हैड टू डू वाज, मॉम आप तो ये बहुत अच्छा कर रही हैं, यू नीड वन पर्सन टू बिलीव इन यू, सही बात है। ओनली वन पर्सन। और मैं ये कहती हूँ कि वो पर्सन ना आउटसाइड ऑफ यू नहीं होना चाहिए, यू नीड टू बी दैट पर्सन योर सेल्फ। कि क्या मैं ये कर सकती हूँ? ऑफकोर्स मैं कर सकती हूँ, मेरे पास हाउ नहीं है। हाउ कौन देगा? कोई प्रोफेशनली ट्रेंड पर्सन देगा। आपने मुझे पुशअप्स करना सिखाया था, याद है आपको? याद है? मुझे अभी तक याद है एल्बोज अंदर कितने अंदर होने चाहिए। सही बात है। नादिया मुझसे अक्सर पूछ लेती हैं तुम्हारा पोस्चर इतना सही कैसे आता है एक्सरसाइज? मैंने कहा फहद ने मुझे ट्रेन किया था। कितना अरसा हो गया फहद? 4 साल तो हो गए, 3-4 ठीक साल हो है। गए। सो कमिंग बैक टू, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, कितना पुट इन कर रहे हैं। आप नज़र की बात कर रहे थे, आप कोई भी अच्छा काम करो। अब हमारे पास हदीस मौजूद है। What is that? It is a real life application of what our Prophet ﷺ did. ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन है। तो ऐसे तमाम लोग जो इतनी किताबें लिख चुके हैं, अगर उनमें से किसी में कोई एक्शनेबल स्टेप्स आपको मिलते हैं जो कि आपको बेहतर बना रहे हैं, तो आपको कौन रोक रहा है वो यूज़ करने से? सही बात है। क्या इसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, ईस्टर्न इन्फ्लुएंस है? भाई हम देसी लोग हैं। आपको पता है मैं देसी लोगों को कोच करती हूँ, तो मैं वही टूल्स अप्लाई करती हूँ जो हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं, हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर मैं अलग नहीं कर सकती। तो वही रिसर्चेज मैं उठाती हूँ जो मुझे मेरे क्लाइंट्स को काम आएंगी, मुझे काम आएंगी, और जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर पाती हूँ, बशर्ते के यासिर रेडी हों करने के लिए। हमने अक्सर ऐसे किया भी है, लाइक मैंने उनको जल्दी जल्दी से ऑनलाइन भी ले लिया है किसी न किसी मास्टर क्लास में। क्यों? बिकॉज ये नज़र वाली बात नहीं है, ये ऑथेंटिक होने की बात है। मैं और मेरा मियाँ चंद वो चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। क्या हमें चैलेंजेस आते हैं? ऑफ कोर्स आते हैं, ऑफ कोर्स आते हैं। हम हमारी शादी ज़रूर पुरानी हो चुकी है। अब हमारे वो मोमेंट्स के जी ओ पेट में तितलियां हो रही हैं, वो शादी के शुरू में ज़रूर होता था। वो अब हमारा लव मैच्योर हो चुका है। मैच्योर लव ब्रिंग्स कामनेस। मैच्योर लव इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट स्पार्क थिंग। इफ़ यू वांट अ स्पार्क नाउ, थोड़ा सा इस बात में रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ गैप आ गया। ये हनीमून पीरियड नहीं है, ये स्टेबिलिटी पीरियड है। तो अपनी जर्नी को भी तो समझो, अपनी जर्नी पे भी तो रिफ्लेक्ट करो। क्या पहले बॉन्ड नहीं बन सका था जिम्मेदारियों की वजह से, किसी भी वजह से? आज मैं मेहनत करना चाहता हूँ इस पे। आपको पता है, ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ यार, एज अ डॉक्टर भी, ठीक है, और मैं MBBS डॉक्टर हूँ, ठीक है, PhD डॉक्टर नहीं हूँ। वो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आपका स्पाउस, मर्द औरत, आपका स्पाउस, ये बहुत मैटर करता है कि आपका स्पाउस कैसा है, कितना वेल ग्रूम्ड है, आपके साथ ग्रो कर रहा है कि नहीं, वरना आपकी बीमारियां भी रिफ्लेक्ट करती हैं। आपके जो यानी टेस्ट सारे सही आ रहे हैं और आप फिर भी बीमार चल रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी बॉडी वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके उसको मैनिफेस्ट कर रही होती है डिजीज़ की फॉर्म में। तो काफ़ी दफ़ा डॉक्टर्स पूछते हैं ना, जब आप जाते हैं घर पे सब सेट है, काफ़ी डॉक्टर्स पूछते हैं। हाँ, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, वो कैसे, लेकिन ये उसी की तरफ इंडिकेशन होती है कि यार सब चीज़ें सही आ रही हैं, या सब चीज़ें अगर सही हैं तो ये चीज़ें बुरी क्यों हो रही हैं। प्लस फहद, मेरे साथ जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है, और मेरे पास जितने क्लाइंट्स आ रहे, इवन अभी जो लेटेस्ट मैंने कोचिंग क्लाइंट्स लिए हैं ओमान से, सो कहीं भी हो, ओमान में बैठे हैं, UAE में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जिधर भी बैठे हैं, कनाडा, USA, ठीक है, देसी क्लाइंट्स की बात कर, देसी अपने खत्ते की बात कर रही हूँ, वो सब सिमिलर प्रॉब्लम्स के साथ हैं।
उन सब के पेरेंट्स ने कुछ चीज़ें वही चीज़ें इनकलकेट की हुई हैं। तो मेरा काम आसान है, मेरा काम मुश्किल नहीं है। मसला कहाँ आता है? अनलर्न एंड रीलर्न, रीलर्न ज़्यादा जज्बाती होगी। रीलर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक अनलर्न नहीं करोगे वो पैटर्न। अपना पैटर्न ब्रेक करना तुम्हारा काम है, गलत कोई नहीं है। जहाँ रीअश्योरेंस चाहिए वहाँ रीअश्योरेंस दो ना, वही किसी को नहीं आ रही। और अगर सिचुएशनशिप्स के बजाय आप अगर प्री मैरिटल कोचिंग लेते हैं या आपको ज़रा भी दिमाग में आता है कि लेना चाहिए, कुछ सवाल होते हैं जो कर सकते हैं आप एक दूसरे से, तो आप कम से कम ये तय कर लेंगे कि मैं बैक वक्त एक ही महीने में मैं अगर 5 मुख्तलिफ लोगों से मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने 5 से वही सवाल करने और मैं तब गेज करूँगा। ये नहीं कि मैंने 1.5 साल एक शख्स के साथ लगा दिया और अब ग्रीफ भी हो रहा है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ लॉस ऑफ रिलेशनशिप भी हो रहा है कि जो मेरा तो 1.5 साल ज़ाया हो गया। आई एम नॉट रेडी टू गेट इन टू अनदर रिलेशनशिप। मुझसे मल्टीपल लोगों ने पूछा, डॉक्टर सना आप कह रही हैं नेटवर्किंग करो, क्योंकि मैं डेटिंग इनकरेज नहीं करती, मैं नेटवर्किंग कहती हूँ। ठीक है, नेटवर्किंग में आपको पता था आप जिससे मिल रहे हो कोई वो नहीं है, सेक्सुअल टेंशन नहीं है, ऐसे। ठीक है, आप पहले से तय कर लेते कि यार देखो दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट। ये उन प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है जो डेटिंग प्लेटफॉर्म। सही बात है। ये नेटवर्किंग है where you are getting to know someone's strengths, someone's challenges, someone's personality कि ये कैसे हैं। ठीक है, सो मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि जब आप नेटवर्किंग करते हो ना तो यू आर नॉट फिक्स्ड विद वन पर्सन, यू आर मीटिंग मल्टीपल पीपल। एंड क्या आप उनको जज कर रहे हैं? नहीं, आप उनको जज नहीं कर रहे, आप एनालाइज कर रहे हो कि आपका मैच किधर हो सकता है, आप क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि यार मैं निभा लूँगा कि नहीं। सही बात। मुझे पता है मेरा मियाँ कितना भी टेढ़ा हो जाए मैं निभा लूँगी उसके साथ। मैं कितनी भी टेढ़ी हो जाऊँ, ये मुझे देखना पड़ता है कि उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं कि नहीं है। अगर मैं बिल्कुल छोड़ दूँ और फिर मैं कहूँ इसने मेरे साथ कुछ नहीं, मतलब मेरे साथ अच्छा नहीं है ये, मेरे एंड से मैं क्या एफर्ट लगा रही हूँ। सही बात है। सो अक्सर लेंस में आ जाती हैं वो चीज़ें जो अब मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं, बुरी बुराई। और जैसे ही मैं सवाल करती हूँ ना कि अच्छा आपने जब शादी के लिए हाँ की थी तो आपने क्या देखा था इनमें? ना हज़रत जवाब दे पाते हैं ना खातून जवाब दे पाती हैं। या मैं जब पूछूं कि जी आपके आगे बच्चे हैं, आप लोगों की मैरिज इस वक्त किस मोड़ पे खड़ी है, क्या सीन है, तो ये कहते हैं जी बच्चों की वजह से हम अलहदगी नहीं करना चाहते। सो बच्चों की वजह नहीं होना चाहिए, अपनी वजह से। कोई एक तो बोले ना कि यार मैं अपनी वजह से इसके साथ रहना चाहता हूँ। Is that lack of love? No, it's lack of connection। फहद, मैं इस तरफ आना चाह रही थी ताकि हम इंक्लूड करें इसको कि देखें अल्टीमेटली आपका भी दिल वहीं लगेगा जहाँ आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। सही बात। आपकी बीवी माशाल्लाह आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसकी नीड्स आपसे फुलफिल्ड हैं, आपकी नीड्स उससे फुलफिल्ड हैं। इनसिक्योरिटी नहीं है। सही बात। और वो जो सक्सेसफुल मैरिज वाली एलिमेंट्स मैं बता गई हूँ इस पॉडकास्ट में, वो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट इट्स नॉट बिकॉज के बस एवी मौजूद हैं, इट्स बिकॉज ओवर ईयर्स, ओवर टाइम, हार्ड वर्क, विद ट्रायल एंड एरर। बिल्कुल ऐसे यू हैव अचीव्ड दैट। नाउ व्हेन यू आर वर्किंग विद अ कोच, देयर इज नो ट्रायल एंड एरर, you get the results you want। आप कोच हायर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ना, to expedite the process, हाँ, बिकॉज वो जैक है जिसने टायर चेंज करने में हेल्प करनी है आपकी। चलें, ज़बरदस्त, ये आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया है। वो जैक है जिसने टायर चेंज करने में हेल्प करनी है। किसी खातर में नहीं आता, किसी नज़र में नहीं आता वो। वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट। चलें, इसको कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह अब काफ़ी आप कोशिश ये करेंगे कम से कम महीने में एक एपिसोड तो हम करें जिसमें हम नई नई चीज़ें या फिर जो भी है आपके जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसको थोड़ा सा पैकेज करें लोगों के लिए कि यार ये कोई नई लर्निंग्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। और आप लोगों से भी गुजारिश है, कुछ आप इस एपिसोड में देखें, कुछ आप डेफिनेटली कुछ हमारे पुराने लिसनर्स होंगे जो चाहते हैं कि यार पहले ये बताएं कि आपको ये डिफरेंट लगा या नहीं लगा, और अगर आपको लगा सेम है तो आप डिफरेंट क्या चाहते हैं।
और अगर डिफरेंट लगा तो और डिफरेंट क्या चाहते हैं. हाँ, कोई तो we would love स्पेसिफिक that. टॉपिक जिस पे हाँ. चाहते हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव उनको चाहिए हो, क्योंकि मेरा लेंस थोड़ा सा फर्क है. हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ, मैं एज ए रिलेशनशिप कोच प्लस एज ए न्यूरो इनकोडिंग स्पेशलिस्ट बात करूंगी कि आपने दिमाग की अपनी रिवायरिंग कैसे करनी है बगैर किसी गिल्ट के, बगैर किसी शेम के. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपको ये यहीं मिलेंगी. सही. वरना शी इज़ अ वेरी महंगी कोच. नहीं, महंगे मैं इस एस्पेक्ट से कहूँगा, फिटनेस कोचिंग भी महंगी होती है भाई. हर कोचिंग महंगी लगेगी जब तक आपका दिल नहीं है वहाँ पे. जब तक आप इस केस से जा रहे हो ना कि यार मैं अगर ये हमारे गारंटी मांगी जाती है, मैं आपको दे तो दूंगा या दे तो दूंगी, मेरी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ जाएगा. मैंने कहा नहीं दो, जरूरत ही नहीं देने की. मैं पता है इसको क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये महंगा सस्ता नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आएगा. सो आपका रिटर्न आपको चाहिए, हाँ, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू डू दिस विद मी, आई कांट डू एनीथिंग टू यू. डू विद. ऐसे तो ये फिटनेस हो, चाहे इमोशनल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, फिजिकल हो, आपको सिर्फ गाइडेंस मेरी और सना की जो गारंटी है वो गाइडेंस की प्रॉपराइटी की है, गाइडेंस की आप करेंसी की है, या फिर उसकी रीसेंसी की है कि भाई ये सारी चीज़ें जो होंगी ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर जो लोगों ने किए हुए हैं, हमारे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी से आए, जो हमारी एजुकेशन है, हमारा एक्सपीरियंस है, इसकी गारंटी है. और जो भी हमारा सोशल प्रूफ है, प्लस हम जो टूल्स यूज करते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड और बैक्ड बाय साइंस है. बाकी आपकी गारंटी कौन देगा? आपकी गारंटी आपके एक्शंस देंगे. यस. चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट एपिसोड में. जब तक के लिए थैंक यू सो मच फहद. थैंक यू.